फ्लाइट इसके लिए अलाउ नहीं की जा सकती, जगह की ज़्यादा नहीं होती है। कितना यहाँ तक आ रहा है ना इतना? ऐसा है कि चलिए इलाहाबाद में जिनके अपने घर होते थे, ठीक है, जिनका परिवार होता था, थोड़ा सा झुक जाए तो थोड़ा कर लो, थोड़ा झुक जाए थोड़ा कर लो। परिवार से दूर सिर्फ पढ़ने के लिए, वो भी एक साधना की तपस्या थी, और लोग बने। अब आया देखो, ठीक, यहाँ तक आ जाएगा ना? ठीक है। ये मुख्यमंत्री जी ने घोषणा की है कि आगे हम जनता दस्तक, लेकिन अभी तो फिलहाल ऐसी योजना नहीं है। अभी नहीं, अभी फिलहाल नहीं है, लेकिन आगे चल करके ये होगी। ठीक है, ठीक है। देखिए हम लोगों ने लास्ट हम लोग पढ़ रहे थे रीजनल ज्योग्राफी अभी तक जो हमारा शुरू हुआ था उसमें हमने आपका एशिया पढ़ा, यूरोप पढ़ा, उसके बाद नॉर्थ अमेरिका एंड साउथ अमेरिका, और जो सब परसों जो लास्ट क्लास थी उसमें हमने पढ़ा था आपका अफ्रीका। याद है ना सभी को? ठीक, आज हम जानेंगे आपका ओशिनिया के बारे में। ठीक है, ओशिनिया क्या है, जिसको हम लोग आपके ऑस्ट्रेलिया भी कहते हैं, लेकिन रिमेंबर ओशिनिया सही टर्म है इस महाद्वीप के लिए। ऑस्ट्रेलिया ओशिनिया का एक पार्ट है। ठीक, जब हम ऑस्ट्रेलिया की बात करते तो ऑस्ट्रेलिया मतलब सिर्फ ये और ये वाला आइलैंड, सिर्फ ये। लेकिन जब हम ओशिनिया की बात करेंगे तो इसमें आपका न्यूजीलैंड भी आता है, यहाँ पर पॉलिनेशिया भी आता है, यहाँ पर मेलानेशिया भी आता है, यहाँ पर माइक्रोनेशिया भी इंक्लूड होता है। ठीक, तो ये जो रीजन है पूरे इंक्लूडेड हैं, ये आइलैंड कंट्रीज हैं। ये क्या होते हैं, पूरा मिलाकर आपका बनता है ओशिनिया। अगर सारे महाद्वीपों में बात करें, ये आपके एटलस में देखिएगा, मेरे ख्याल से मेरे एटलस में तो 93 है, 92, 92, 93। आपके में एडिशन अलग अलग होगा तो पेज नंबर अलग अलग हो सकता है। ठीक, तो उसको आप जरा एक बार इंक्लूड करिए, एक बार देखिए उसको। प्रणाम। तो देखिए ये वाला जो रीजन है आपका, जिसको हम लोग ओशिनिया बोलते हैं, तो ओशिनिया में कौन कौन से आपके कंट्रीज हैं? इसमें आपके दो बड़े कंट्री हैं। दो बड़े कंट्री में एक तो आपका ये वाला रीजन जो आपको दिख रहा है इसमें डार्क कलर में, इसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलिया। और दूसरा वाला कंट्री कौन सा? ये न्यूजीलैंड। न्यूजीलैंड तो सभी लोग जानते होंगे, इसको अच्छे तरीके से, क्रिकेट टीम है यहाँ की। ठीक है, और इसके ऊपर इस डायरेक्शन में देखेंगे यहाँ पर, तो यहाँ पर कई सारे छोटे छोटे द्वीप हैं, बहुत सारे। इन द्वीपों को हमने 3 अलग अलग ग्रुप में बांट रखा है, यानी इनके पॉलिटिकल एफिलिएशन से वो 3 आपके अलग अलग ग्रुपों के साथ हैं। एक को बोल देते पॉलिनेशिया, इधर बीच में पड़ता है उसको मेलानेशिया, और उससे ऊपर पड़ता है तो उसको माइक्रोनेशिया। ठीक, अगर ओशिनिया की थोड़ी लिटिल नॉलेज अगर हम लोग रखें तो ये आबादी के हिसाब से इतना है कि जितना भारत में आपके एक साल में पैदा होते हैं, ऑस्ट्रेलिया में कितने? करीब करीब यहाँ की पॉपुलेशन वो है आपकी 2.5 करोड़। और भारत में प्रोडक्टिविटी रेट यानी हमारा आपका प्रजनन दर है वो कितनी है एक साल की? वो भी करीब आपकी 2.5 करोड़। बात समझ रहे हैं? तो इसका मतलब है कि हम लोग पर ईयर एक ऑस्ट्रेलिया को पैदा कर देते हैं। ठीक है बस, ठीक है, एटलीस्ट। दूसरी चीज, मोस्ट ऑफ द पार्ट है जो ऑस्ट्रेलिया रीजन का, वो आपका अनहेबिटेबल है, यहाँ पर रहने लायक नहीं है, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पार्ट में यहाँ पर डिजर्ट कंडीशन है, यानी आपका मरुस्थलीय क्षेत्र है। जो कोस्टल एरिया हैं इधर वाले डायरेक्शन में, इधर और यहाँ पर केवल वही आपके रहने लायक हैं। ठीक, ऑस्ट्रेलिया की जो आपका पोर्शन है आपका टोटली पड़ता है कौन से रीजन में? जैसे भारत की अगर बात करें तो भारत के मैंने 3 आपको इंपॉर्टेंट बड़ी लाइंस बताई थी, जो अक्षांश जिसकी हम बात कर रहे हैं, टॉपिक्स। तो आपके 3 टॉपिक्स थे, एक तो ट्रॉपिक ऑफ कैंसर यानी कि कर्क रेखा, दूसरी थी बीच में से भूमध्य रेखा यानी कि आपका विषुवत रेखा यानी कि दैट मीन्स इक्वेटर, आपका इक्वेटर, और तीसरी थी कौन सी? मकर रेखा यानी कि ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न। तो भारत की अगर हम बात करें तो देखिए, अगर ये पूरे वर्ल्ड के नक्शे को हम लोग देखें तो इसके जो मिडल से ये वाली लाइन जाती है कौन सी है? ये है आपकी भूमध्य रेखा। पृथ्वी के भूखे यानी कि भूमि इस पृथ्वी, इसके मिडल से जाएगी तो कौन सी? भूमध्य रेखा। इसके ऊपर वाले पार्ट को हम लोग बोलते हैं उत्तरी गोलार्ध, इसके नीचे वाले पार्ट को बोलते हैं दक्षिणी गोलार्ध। दैट मीन्स आपका नॉर्दर्न हेमिस्फीयर एंड द सदर्न हेमिस्फीयर। भारत के मिडल से यहाँ से एक और लाइन पास थ्रू होती है, बिल्कुल जस्ट मिडल से, जिसको हम लोग बोलते हैं कर्क रेखा।
ऐसी ही सेम कंडीशन बनती है कहाँ पर, ऑस्ट्रेलिया में। ऑस्ट्रेलिया में भी एक बिल्कुल इसके मिडल से यहाँ से लाइन जाती है और इस लाइन को बोला जाता है मकर रेखा। तो इसका मतलब है कि भारत की और ऑस्ट्रेलिया के जस्ट मिडल से यानी आपके आधा आधा पार्ट डिवाइड होते हैं दो रेखाओं द्वारा, बड़ी रेखाएं। कर्क रेखा भारत को आपके दो पार्ट में डिवाइड करती है, यहाँ से जस्ट मिडल से आधा भारत ऊपर आधा भारत नीचे। ऐसे ही यहाँ से मकर रेखा डिवाइड करती है, आधा भारत आपका आधा ऑस्ट्रेलिया ऊपर आधा ऑस्ट्रेलिया नीचे। ठीक है, अब जो अगर हम इसकी बात करें तो टोटली क्या होगा, ये वाली जो लाइन है ये कौन सी है, ये है भूमध्य रेखा। तो भूमध्य रेखा से नीचे वाला पार्ट यहाँ से कौन सा है, दक्षिणी गोलार्ध। तो ओशिनिया जो कॉन्टिनेंट है उसके कुछ एक स्टेट को छोड़ दें, कुछ एक आपके छोटे मोटे आपके आइलैंड्स को छोड़ दें, द्वीपों को छोड़ दें, तो मोस्ट ऑफ द पार्ट ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का किस में पड़ता है, दक्षिणी गोलार्ध में। बात क्लियर। दूसरी चीज, आपके कई बार एक सवाल आ जाता है, पूछ लेते हैं कि जैसे हमारे यहाँ पर अगर हम बात करें इंडिया की इस वाले रीजन में, यहाँ यूरोप में और आपके नॉर्थ अमेरिका में, इस सब रीजन में जो आपकी क्रिसमस मनाते हैं वो कौन सी आपकी सीजन में मनाएंगे, ठंड में या गर्मियों में, ठंड में, दिसंबर का महीना। ठीक, तो कई बार ये पूछ लेते हैं कि आपका ऑस्ट्रेलिया में या कौन सा ऐसा देश है जहाँ पर गर्मियों में क्रिसमस मनाया जाता है। तो वो सिर्फ ऑस्ट्रेलिया नहीं होगा, जितने भी आपके इक्वेटर के नीचे होंगे यानी मकर रेखा के अलावा होंगे आपके इक्वेटर के दक्षिणी गोलार्ध में होंगे, हर देश में क्रिसमस अगर सेलिब्रेट होगा तो किस मौसम में, ठीक, ग्रीष्म ऋतु में यानी समर सीजन में। क्योंकि एकदम अपोजिट है, अगर यहाँ ठंड है तो यहाँ गर्मी और यहाँ आपकी ठंड होगी तो यहाँ गर्मी, एकदम जस्ट अपोजिट सीजन होंगे कहाँ पर, दक्षिणी गोलार्ध और उत्तरी गोलार्ध में। इसका आपने नमूना देखा होगा, आपकी इंडिया की क्रिकेट टीम गई थी यहाँ पर 2-3 महीने पहले। हम लोग यहाँ पर क्या कर रहे थे, आपके ज़बरदस्त तरीके से एकदम पैक तरीके से बैठे थे कि कहीं से भी आपकी ठंडी हवा घुस नहीं जाए, जैकेट चारों तरफ से लपेटे हुए, बगल में आपका हीटर भी चल रहा होगा। और ऑस्ट्रेलिया में कैसे खेल रहे थे वो, टी शर्ट में और साथ में आंसू आपके पहुँच रहे थे, पसीना आपके रूमाल निकाल कर, थे कि नहीं, क्योंकि जस्ट अपोजिट कंडीशन है। ऑस्ट्रेलिया में जब आपके यहाँ पर गर्मी होगी तो हमारे ठंड होगी, हमारे यहाँ जो गर्मी होगी तो इनके यहाँ पर ठंड होगी। ठीक है, तो देखिए अगर हम बात करें ऑस्ट्रेलिया की तो देखते हैं इसकी चारों तरफ कौन कौन सी चीज़ें हैं आपके। तो इसके हम लोग अगर बात करें यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन सा ओशियन है, इसके वेस्ट की अगर बात करें तो वेस्ट में कौन सा ओशियन है, यहाँ पर पड़ता है आपका इंडियन ओशियन यानी कि हिंद महासागर। ठीक, इसके नीचे आ जाएंगे यहाँ पर तो कौन सा ओशियन पड़ेगा, इसके आपके साउथ में, तो यहाँ पर पड़ेगा आपका एंटार्क्टिक ओशियन या फिर दक्षिणी महासागर यानी कि सदर्न ओशियन। ठीक, इसके दो नाम हैं। ठीक है, यहीं पर आप ऑस्ट्रेलिया को देख रहे होंगे तो एक तिरछा सा आपका आर्क शेप में है यानी कि आपका तिकोने आकार में, देख रहे हैं कि नहीं नीचे से आकर, इसको बोला जाता है ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। बाइट मतलब समझिए खाड़ी। ठीक, तो कई सारे स्टेजेज होते हैं आपके, एक खाड़ी होती है यानी आपकी गल्फ होती है, गल्फ से बड़ी बे होती है, बे से फिर बाइट होती है। ठीक है, अगर ये इस आकार की होती है ऐसी आपका, अगर आकार ये हो और फिर आकार ये हो और फिर आपका आकार ये हो तो इनके अलग अलग स्टेजेज पर नाम आपके, अगर ये इस तरीके से शेप हो जाए आर्क शेप में, जैसा आप ऑस्ट्रेलिया के किनारे पर देख भी रहे होंगे इसी टाइप की तो शेप है नीचे से, तो इसे क्या बोला जाएगा, बाइट। ठीक, तो ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। तो यहाँ पर देखिए एक और चीज़ है, इस रीजन में जितने आप नाम सुनेंगे उनमें ग्रेट जरूर लगा होगा, कई सारी चीज़ों में आपको ग्रेट नाम दिखेगा। ठीक है, वो आपका एक्चुअली क्या है कि ये वाला जो कॉलोनी थी आपका ऑस्ट्रेलिया, वो भी आपका कॉलोनी था ब्रिटेन की, तो ब्रिटेन वालों को आदत थी खुद को महान दिखाने की। ठीक है, हर चीज़ में उनके यहाँ ग्रेट लगता है, आपके देख लेंगे जितनी जगह उन्होंने कॉलोनी बनाई है, जितने भी आपके वो क्षेत्र थे गुलाम रहे, वहाँ पर कुछ ना कुछ उन्होंने अपनी संस्कृति की, अपने एरिया की निशानी छोड़ी, तो उस पर ग्रेट जरूर लिखा मिल जाएगा आपको। ठीक है, बात क्लियर। इसके बाद हम लोग मूव करेंगे कहाँ पर, एक ही यहाँ पर छोटा सा आपको आइलैंड दिख रहा होगा, ये वाला पार्ट नीचे अपने मैप में देखिए जिसमें आपको दिख रहा होगा, जिसको बोलते हैं तस्मान। ठीक, बात क्लियर, तस्मेनियन आइलैंड। अभी तस्मान क्या है, ये है दुनिया का लिविंग म्यूजियम, यानी यूँ समझिए यहाँ पर जो क्रिएचर्स हैं, यहाँ पर जो आपके जीव हैं, प्लांट्स हैं, वो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते, उस टाइप के हैं। अब ऐसी क्या खास बात है कि आपको पता होगा कि आपके जीवन की उत्पत्ति अगर कहा जाए कि आपकी लाइफ की जो इनिशिएशन है, शुरुआत है, वो कहाँ से हुई थी सबसे पहले, ज़मीन पर, हवा में या पानी में, कहाँ पर हुई थी, वाटर में। ठीक, सबसे पहले जब आपकी माना ये जाता है कि इवोल्यूशन के दौरान सबसे पहले आपकी जो लाइफ पॉसिबल है वो वाटर में हुई। वाटर से कहाँ पहुँचे फिर, तो वाटर में कौन से, जितनी भी फिशेस है वो आप मान सकते हैं कि आपकी जितनी मछलियाँ वो सारी की सारी पानी में रहने वाली अर्ली स्टेज में है।
मछलियों से उत्पत्ति कहाँ पर हुई आपके? बीच में और भी थे, उससे पहले अमीबा थे, प्रियॉन्स थे, ठीक है, वो कई सारी स्टेज थी, वो आपका साइंस का पार्ट है, हम उसको स्किप कर लेते हैं। तो यहाँ पर आपके मान लेते हैं मछलियाँ। तो मछलियाँ क्या करती हैं आपके? रहती है पानी में, अंडे भी कहाँ देती है, प्रजनन भी कहाँ करती हैं? पानी में। इसके बाद जो जीव आए वो क्या कर रहे थे? वो आपके रहते तो पानी में थे, लेकिन जमीन पर भी सर्वाइव कर सकते हैं। जैसे मेढक, देखा है कि नहीं? जमीन पर फुल टाइम रह लेगा, लेकिन जब अंडे देने की बात आएगी तो कहाँ जाएगा? यानी प्रजनन पानी में होगा, लेकिन रह कहाँ सकता है? जमीन पर। बात क्लियर? तो यहाँ पर कौन सी स्टेज में आए? यहाँ पर एम्फीबियंस आ गए। उसके बाद वाली यानी उभयचर, तो मेढक की जितने प्रजाति हैं वो सारी उभयचर होती हैं। उसके बाद क्या हुआ आपके? उसके बाद जमीन पर रह भी सकते हैं, और अंडे कहाँ हुआ? पानी को छोड़कर उन्होंने कीचड़ में देना शुरू कर दिया। यानी अब प्रजनन कहाँ होने लगा? पानी में नहीं, कीचड़ में। और कीचड़ कहाँ मिलता है? किनारे पर, जहाँ आपका पानी ओकेजनली पहुँचता हो, ठीक। तो ऐसे जानवरों को हमने क्या नाम दे दिया? इनको कह दिया आपका रेप्टाइल्स। जैसे कि मगरमच्छ, कछुआ, ठीक, ये अंडे कहाँ देते हैं? मगरमच्छ बच्चे देता है, अंडे देता है, ठीक। और वो कहाँ देता है? कोई भी तालाब है उसके किनारे के आसपास का जो दलदली एरिया होता है उस वाले क्षेत्र में। बात क्लियर? उसके बाद क्या हुआ? जीवन कहाँ बना? उसके बाद लाइफ की दो फॉर्म बनी, एक तो उड़नछू हो गए आसमान में, और एक जमीन पर रहने लगे टोटली, यानी कि हमारी तरह, और दूसरे बन गए बर्ड्स। बात क्लियर? लेकिन यहाँ पर क्या है इस पीरियड में? अब देखिए, कुछ जानवरों ने जब उड़ना सीखा होगा, यानी कि जब बर्ड्स बने होंगे, पक्षी बने होंगे, तो इसके मिडिल में भी तो कोई ऐसा होगा जो चल भी सकता होगा, उड़ भी सकता होगा, डबल फीचर वाला होगा कि नहीं? तो ऐसे ही आपकी जो इंटरमीडिएट स्पीसीज हैं वो तस्मानिया में कई सारी मिलती हैं। फॉक्स जानते हैं सभी, मतलब लोमड़ी या लोमड़, ठीक। अब ये क्या है? हमारे यहाँ पर दौड़ने वाली है, इनके यहाँ मिलती है, उसको बोलते हैं फ्लाइंग फॉक्स। अब ये मत समझिए उसके पंख है तो उड़ सकती है, कहने का मतलब उसके अंदर ऐसी आदत आई हुई है कि वो आपकी ज़्यादा लंबी जंप मार लेती है, ठीक। इनके यहाँ पर जो भेड़िया मिलता है वो आपका थोड़ा यूनिक है, उसको बोलते हैं तस्मानियन वॉल्फ, ठीक। बात क्लियर? दूसरी चीज, जानवर आपके जो प्रिमिटिव एनिमल्स हैं वो क्या देते हैं? वो अंडे देते हैं। और अगर कोई जानवर डायरेक्टली मैच्योर बच्चे को जन्म देता है तो वो ज़्यादा एडवांस माना जाता है। यानी कि बर्ड्स की तुलना में, मगरमच्छ की तुलना में मनुष्य कैसा है? ज़्यादा एडवांस है। समझ रहे हैं कि नहीं? ठीक। घोड़े, बकरी, ये सब कैसे हैं? जो डायरेक्टली बच्चे को जन्म दे रहे हैं वो कैसे? ज़्यादा एडवांस हैं। लेकिन यहाँ पर क्या है? कुछ यानी कि मैच्योर बच्चे को जन्म देंगे और कुछ आपके अंडे देंगे। तो इनकी तुलना में जब दोनों को करेंगे तो जो मैच्योर बच्चे को जन्म देते हैं उनको माना जाता है आपके ज़्यादा एडवांस, यानी इवोल्यूशन में ज़्यादा आगे, वो आपके एडवांस तरीके के हैं। लेकिन इसके बीच में कुछ ऐसे भी हैं जो क्या करते हैं? ना तो अंडे देते हैं ना मैच्योर बच्चे को जन्म देते हैं। वो कैसे बच्चे को जन्म देते हैं? वो देते हैं इमेच्योर बच्चे को जन्म, ठीक। अब इमेच्योर बच्चे को जन्म दिया तो क्या करेंगे? पालना तो पड़ेगा उसको, पूरी कैपेसिटी उसकी पूरी बॉडी बिल्डअप हुई नहीं है तो क्या होता है? उनकी बॉडी के बाहर एक थैली होती है, बच्चा जन्मा और थैली में डाल दिया, और तब तक रहेगा थैली के अंदर जब तक कि वो फुली मैच्योर नहीं हो जाएगा। आपने सुना होगा सबको ऐसे जानवर का नाम, कहाँ पर? कंगारू। और कोई ऐसा जानवर है? हैं और भी, और वो कहाँ मिलते हैं? सब ऑस्ट्रेलिया में। इसका मतलब ऑस्ट्रेलिया मतलब अंडरलैंड, जहाँ पर एक से एक अलग आपको चीज़ मिलेगी। और ऑस्ट्रेलिया के अंदर भी कौन सा एरिया? तस्मान एरिया। बात क्लियर? कौन सा? तस्मेनिया, ये वाला, ठीक। तो यहाँ पर क्या है? इसी के नाम से आपका ये कौन सा आइलैंड है? इधर वाला है न्यूजीलैंड। तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में इस आइलैंड के नाम से ही एक सागर पड़ता है जिसको बोलते हैं तस्मान सागर या तस्मेनियन सी। बात क्लियर? ठीक। तस्मेनियन सी ये किसका पार्ट है? इसके पार्ट है, ये है प्रशांत महासागर का, यानी कि पैसिफिक ओशियन का। इसका मतलब है कि ऑस्ट्रेलिया 3 तरफ से अलग अलग ओशियन यानी कि महाद्वीपों से घिरा हुआ है। इसके पश्चिम की बात करेंगे तो इंडियन ओशियन, दक्षिण की बात करेंगे तो सदर्न ओशियन यानी कि एंटार्क्टिक ओशियन, और इसके पूर्व यानी ईस्ट की बात करेंगे तो पैसिफिक ओशियन। बात क्लियर? तो अलग अलग डायरेक्शन से 3 डायरेक्शन, 3 आपके यहाँ पर महाद्वीप हैं इसके टच करते हुए, ठीक। तो तस्मान सी किसका पार्ट हुआ? पैसिफिक का। बात क्लियर? इससे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर कहाँ? न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के बीच में था तस्मान सागर। अब यहाँ पर कौन सी बाउंड्री है? ये है यहाँ पर आपका पूर्वी उत्तर पूर्वी तट। ऊपर की तरफ उत्तर, इधर की तरफ पूर्व, दोनों के बीच में कौन सा बना? उत्तर पूर्व। देखिए दिशाओं में अगर आपको दिक्कत हो तो एक बार समझा देता हूँ मैं कैसा आपका कंसीडर करते हैं हम लोग।
कि देखिए जब भी आप अगर मैप पढ़ें या बुक पढ़ें या कहीं भी कंसीडर करें तो क्या करेंगे, यहाँ पर मान लेते हैं आप हैं, आपकी नाक की सीध में ऊपर के लिए हमेशा कौन सी दिशा होगी, नॉर्थ, यानी कि उत्तर। नीचे की तरफ जब कॉपी एंड होती है नीचे की तरफ, वहाँ कौन सी होगी, साउथ, यानी कि दक्षिण। ठीक, हिंदी जिधर से लिखना शुरू करते हैं यानी आपके बाएं हाथ की तरफ, तो वहाँ पर कौन सी होगी, हमेशा पश्चिम, यानी कि वेस्ट। बात क्लियर। और जिधर लिखना खत्म करेंगे हिंदी, कौन सा, वो हो जाएगी ईस्ट। ठीक है, अब मैं ये क्यों बता रहा हूँ हिंदी, क्योंकि उर्दू लिखेंगे तो उर्दू इधर से लिखना शुरू कर तो उल्टा दिशा हो जाए सब। ठीक है, तो नाक को आप मुंह बना दें, मुंह को नाक बना दें। बात क्लियर, इसलिए। ठीक, अब देखिए ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट। अब इन दोनों के बीच में कौन सी दिशा हुई है, नॉर्थ ईस्ट। तो ऐसे ही आपका ये है ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया का ये वाला पार्ट कौन सा है, नॉर्थ है, इधर वाला पार्ट ईस्ट है। अब इन दोनों के बीच में यहाँ पर कौन सा सी है, ये है कोरल सी। कौन सा, कोरल सी। अब कोरल क्या होता है इनके बारे में डिस्कशन करेंगे हम लोग, इसके बाद शुरू पढ़ेंगे तब। ठीक, तो कोरल मतलब प्रवाल। अब प्रवाल क्या होते हैं थोड़ी बाद में बात करेंगे। ठीक है, तो ये है कोरल सी। अब देख रहे होंगे यहाँ पर एक आपका ये वाला पार्ट है, ऐसे नोक से निकली हुई है, आपका समुद्र अंदर की ओर घुसा हुआ है, और ऑस्ट्रेलिया के ईस्ट में यहाँ पर एक आइलैंड दिख रहा होगा ऊपर की ओर। ठीक, दिख रहा है ये, और इसको हम लोग बोलते हैं आपका गिनी आइलैंड। क्या बोलते हैं, गिनी आइलैंड। गिनी आइलैंड के दो पार्ट है, एक आपको दिख रहा होगा डार्क और एक दिख रहा होगा हरे रंग का। तो जो डार्क वाला पार्ट है ये है इंडोनेशिया का पार्ट, और इंडोनेशिया कौन से महाद्वीप में आता है, किसमें, एशिया में। बात क्लियर। इसका मतलब है कि आपका ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ डायरेक्शन में कौन सा महाद्वीप है, एशिया महाद्वीप है। ठीक, और इंडोनेशिया का ये वाला पार्ट जो यहाँ पर आपका आधा है, ये पूरा आइलैंड जितना दिख रहा है, देखो मेरे ट्रिगर दिख रहा होगा, ये इस ट्रिगर में जितना आपका आइलैंड में कवर कर रहा हूँ ये पूरा, इसको बोलते हैं गिनी आइलैंड। ठीक है, क्या बोलते हैं, गिनी। इससे पहले गिनी नाम के कई सारे एरिया आपको मिलेंगे, कहाँ पर, साउथ अमेरिका और अफ्रीका में। याद है कि नहीं है, गिनी और गुआना, ये दो नाम आपको कई सारी जगह मिलेंगे, लेकिन इसको याद रखना है गिनी। देखिए इसको दोबारा से फिर से देखिए, पूरे वर्ल्ड वाले मैप में देखिए ये पार्ट है, दिखा कि नहीं, देखिए ये पार्ट। ठीक, तो ये वाला कौन सा है, जितना आपको दिख रहा है ये हमारा इंडिया है। इंडिया से इधर बढ़ेंगे तो कौन सा आ गया, इंडोनेशिया आ गया। इंडोनेशिया इधर बढ़ेंगे तो कौन सा आ गया, ये आ गया गिनी आइलैंड या गिनी द्वीप। अब गिनी द्वीप के दो पार्ट हैं, आधा पार्ट इंडोनेशिया में और आधा पार्ट ओशिनिया में। ठीक, तो याद रखिए आइलैंड एक है, लेकिन यहाँ पर महाद्वीप दो बांट दिए इसको आधा आधा। जो पार्ट इंडोनेशिया में है उसको कहा जाता है इरियन जया। ठीक, इरियन जया, क्योंकि इंडोनेशिया था पहले आपका, यूं समझिए जो चोल साम्राज्य था भारत में, चोल वंश, उसने पूरे इस एरिया में जहाँ से मैं आपको कवर कर रहा हूँ, ये बांग्लादेश वाला पार्ट, मेघालय वाला, इधर आपका न्यूजीलैंड, आपका थाईलैंड, इधर आपका मलेशिया, सिंगापुर, इंडोनेशिया और कुछ पार्ट फिलीपींस, इस एरिया पर पूरे पर लंबे समय तक रूल किया। तो भारत की संस्कृति, भारतीय भाषा, इसका प्रभाव पूरे इस देश में, इस राज्य में देखा जा सकता है, मतलब इन क्षेत्रों में देखा जा सकता है। तो यहाँ पर जो नाम है वो भी कैसे मिलेंगे आपको, ऐसा लगेगा जैसे कि कहीं ना कहीं इनका ओरिजिन संस्कृत से या फिर भारत की किसी दक्षिण भारतीय भाषाओं से हुआ हो। ठीक, जैसे फॉर एग्जाम्पल आपको जब मैंने याद हो, भारत जब आज़ाद हुआ तो भारत में एक आंदोलन चलाया गया आपका गुट निरपेक्ष, पूरे वर्ल्ड वाइड। दुनिया दो ध्रुवीय थी आपकी, एक थी यूएसएसआर और दूसरे थी यूएसए के पक्ष वाले रीजन में। तो ऐसे कुछ कंट्री थे जो आपके दोनों ही पक्ष में, दोनों ही पार्टीज में नहीं जाना चाहते, तो उन्होंने एक नया आंदोलन खड़ा किया, नाम दिया आपका गुट निरपेक्ष आंदोलन, यानी कि नॉन अलाइनमेंट मूवमेंट। इसको 4 लोगों ने मिलकर चलाया, 4 देशों के राष्ट्राध्यक्षों ने। उसमें एक थे आपके इसी इंडोनेशिया के, जिनका नाम था सुकर्णो। अब नाम देखकर कैसा लग रहा है आपको, लग रहा है कि नहीं किसी महाभारत या संस्कृत का आपका क्या रामायण का पात्र का नाम होगा, लग रहा है कि नहीं। ठीक, तो वही रीजन है। आपको बता दूं, आपके इंडोनेशिया में आज की डेट में मेजोरिटी ऑफ द रिलीजन इज मुस्लिम, लेकिन यहाँ के जो आपके जितने भी आप नाम देखेंगे वो ज़्यादातर आपको संस्कृतनिष्ठ और रामायण से प्रेरित मिलेंगे या महाभारत से प्रेरित मिलेंगे। दुनिया में सबसे अच्छी रामायण जो प्ले की जाती है, पूरा वर्ल्ड वाइड इसका फेम है, वो कहाँ की है, इंडोनेशिया की है। इंडिया की रामायण का नाम नहीं आता है, रामचरितमानस जब आपके दशहरा पर आपके जो प्ले की जाती है, खेला जाता है, तो उसका नाम नहीं आता, इंडोनेशिया का नाम आता है। यहाँ के एयरपोर्ट्स हैं, यहाँ की मुद्रा है, यहाँ के आपके फेस्टिवल्स हैं, वो काफ़ी हद तक आपके उसी के अराउंड सेंटर्ड हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो नाम है इरियन जया, इसको यूँ समझिए आर्यन जय। बात समझ में आई, कैसे, आर्यन जय, उसकी तरह से इसको समझिए। ठीक, आगे वाला जो पार्ट है इसका नाम है पापुआ न्यू गिनी, जिस पर मेरा आपका पंजा रखा हुआ ये चीज़। ठीक,
कांग्रेस वाला पंजा नहीं है ये, ठीक है। बात क्लियर। तो ये क्या है आपका, इसको बोलते हैं आपके इस वाले पार्ट को, इसे बोलते हैं पापुआ न्यू गिनी। अब पापुआ न्यू गिनी क्या है ये? पापुआ न्यू गिनी आपका वो कंट्री है जहाँ पर बहुत लंबे समय तक कोई आदमी अपनी मरता ही नहीं था अपनी बीमारी से, यानी नेचुरल डेथ होती नहीं थी उसकी। कारण ये था कि इस वाले क्षेत्र में लोग पार्टी कर लिया करते थे बूढ़ा होने से पहले ही। ठीक है, कहने का मतलब ये आदमी बूढ़ा हो गया, वो तक रहे अच्छा बूढ़ा हो गया, चलो अगली पार्टी इसी की। क्योंकि इस क्षेत्र में खाने पीने की घनघोर कमी है, ट्राइबल इलाका है, नए आपके जो मानवतावादी कह सकते हैं, यहाँ पर ह्यूमनिज्म अभी आपका इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं था। हालांकि अब ऐसा नहीं है, आपके बहुत लंबे समय से ऐसा नहीं है, लेकिन भारत की आज़ादी हुई उसके बाद तक ऐसा चलता रहा। तो जब ये नई दुनिया के संपर्क में आए तो इनमें भी थोड़ा सुधार हुआ। तो पहले क्या करते थे, यहाँ पर आपका नेचुरल डेथ होती नहीं थी, ताक रहे अच्छा एक्सीडेंट हुआ, मतलब जा रहा है तो जाने से पहले आए पतीले में आपका उबाल लिया। ठीक है, तो ये यहाँ पर इस तरीके से होता रहता था, चलता रहता था। ठीक, तो ये लास्ट कंट्री था जहाँ पर आधुनिक मानवतावाद सिखाया गया। ठीक है, तो पापुआ न्यू गिनी के लिए बात क्लियर। अब इसके लास्ट में देखिए यहाँ पर, तो पापुआ न्यू गिनी और ये वाला पार्ट जिसको ऑस्ट्रेलिया कहते हैं, इसके बीच में एक पतली सी जलधारा है। ठीक, अब ये पतली सी जलधारा जो है वो क्या करती है, इन दोनों को अलग करती है। और वो अलग करने वाला पार्ट कौन सा है, देखो इसको जरा जूम कर देता हूं मैं। ठीक, अब देखिए दिख रहा हो क्लियर। अब देखिए यहाँ पर आपका जो पार्ट है, देखिए ये वाला जो आपकी खाड़ी है, तीन तरफ से पानी से कवर्ड, लैंड से कवर्ड है, समुद्री हिस्सा है, तो उसे क्या कह देंगे, खाड़ी। और ये खाड़ी कौन सी है, ये है गल्फ ऑफ कारपेंट्रिया, तो इसको बोलते हैं कारपेंट्रिया की खाड़ी। बात क्लियर। अब जो ऊपर वाला पार्ट है इसको बोलते हैं गिनी आइलैंड। अब गिनी आइलैंड और इसके नीचे में यहाँ पर देख रहे होंगे जिसका नाम है, ये पीछे तिकोना सा पार्ट निकला हुआ है ऊपर की ओर, ऑस्ट्रेलिया का, देख रहे हैं ना ये तिकोना सा। और जब कोई तिकोना सा पार्ट हो जमीन का जो तीन तरफ से किससे घिरा हो, वाटर से कवर्ड हो, तो उसे क्या बोलते हैं, उसे बोलते हैं पेनिनसुला, यानी कि प्रायद्वीप। ठीक, तो ये कौन सा प्रायद्वीप है, ये है केप यॉर्क प्रायद्वीप। अब इसको याद कैसे रखेंगे, अगर न्यूयॉर्क हुआ तो यूएसए, अरे सिटी है वहाँ का, पता है ना न्यूयॉर्क। ठीक, और अगर केप यॉर्क हुआ तो ऑस्ट्रेलिया का। केप मतलब क्या बताया था मैंने लास्ट क्लास में, बताया था केप क्या होता है। केप यानी कि कोई पार्ट तिकोनी जगह का जो कैसा हो, एकदम इसके पॉइंट पर हो। जैसे भारत के एकदम नीचे चले जाएंगे पॉइंट में तो क्या हो जाएगा, सबसे नीचे पूरा तिकोना तो है, उस तिकोने पे एक शहर बसा हुआ जिसका नाम है कन्याकुमारी। तो कन्याकुमारी का दूसरा नाम क्या रखा गया, केप कमोरिन, केप कमोरिन। बात क्लियर। तो केप क्या होता है, यानी आपको किसी पेनिनसुला का नुकीला वाला हिस्सा, आपका लास्ट वाला हिस्सा। ठीक है, तो इसको बोलते हैं केप यॉर्क प्रायद्वीप या फिर केप यॉर्क पेनिनसुला। तो न्यू गिनी और केप यॉर्क प्रायद्वीप के बीच में यहाँ पर क्या बहेगा, एक पतली सी जलराशि है, वाटर डिवाइड है, और इस पतली सी जलराशि को क्या कहते हैं, इसे कहा जाता है टॉरेस जल संधि या फिर टॉरेस स्ट्रेट। बात क्लियर। तो याद रखना है कि आपके न्यू गिनी आइलैंड और ऑस्ट्रेलिया को सेपरेट करने वाली जल संधि क्या कहलाती है, टॉरेस जल संधि। बात क्लियर। अब इसके बाद जब आ जाएंगे न्यू गिनी और ऑस्ट्रेलिया के बीच में यहाँ पर एक समुद्र बहता है जिसका नाम है अराफुरा सी। ठीक, क्या नाम है, अराफुरा सी, याद रखेंगे आर पार सी। ठीक है, तो आर पार यानी अराफुरा। ठीक, इसके बाद क्या हो जाएगा, ये वाला जो पार्ट है ये पूरा कहलाता है, इसके पीछे जहां पर हम घुस जाएं, अगर कहाँ अगर हम घुस जाएं किसमें, इंडोनेशिया में, तो ये वाला पार्ट किसका है, पूरा आपका इंडोनेशिया का है। तो इंडोनेशिया के इसमें पूरे यहाँ पर एक दिख रहा होगा बांडा सी। ठीक, यहाँ पर लिख रहा होगा बांडा सी, दिख रहा है कि नहीं। तो बीच में कहाँ पर अराफुरा सी, उसके बाद बांडा सी, फिर नीचे को आ जाएंगे कहाँ पर आपके नॉर्थ वेस्ट डायरेक्शन में, यानी कि उत्तर पश्चिम डायरेक्शन में। तो यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा जिसका नाम है तिमोर सी। ठीक, या तिमोर सागर। बात क्लियर। इसको निपोर सागर से याद रख सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या देखिए यहाँ पर तिमोर नाम क्यों है, एक यहाँ पर एक कंट्री था जिसका नाम था तिमोर लेस्टे, याद है कि नहीं। मैंने बताया था आसियान जो आपके नेशंस हैं, आसियान एक संगठन है नॉर्थ ईस्ट एशियन नेशंस का, जिसमें इंडोनेशिया, फिलीपींस, मलेशिया, थाईलैंड, वियतनाम, कंबोडिया आपका इन सब कंट्री को आता है। तो यहीं पर एक छोटा सा कंट्री आपकी जो जगह आपको मैं यहाँ पर हार रखे हुए इस वाली जगह पर, और इसका नाम है तिमोर लेस्टे या फिर पूर्वी तिमोर या ईस्टर्न तिमोर। ठीक है, वर्ल्ड के मैप पर अगर मैं दिखाऊँ तो यहाँ पर देखिए कुछ इस तरीके से, ये जहाँ पर मेरा आपका मार्क रखा है ये वाली जगह होगी।
देखिए ये वाला जो कंट्री आइलैंड दिख रहा है यहाँ पर, जो आपका मेरा पंजा रखा हुआ है, ये यहाँ पर एक छोटा सा कंट्री, इसी का नाम है आपका तिमोर लेस्टे। बहुत छोटा सा राष्ट्र है, आइलैंड नेशन है, ठीक। ये उसी तरह है जैसे यहाँ पर एक छोटा सा कंट्री और है आपके एशिया में, जिसका नाम है ब्रुनई। याद है कि नहीं? हाँ, ऊपर वाले आपके बोर्नियो वाले आइलैंड पर यहाँ पर तो तीन देश हैं। आधा पार्ट नीचे का इंडोनेशिया का, ठीक, कुछ पार्ट मलेशिया का, उससे ऊपर ब्रुनई। ऐसे ही यहाँ पर एक राष्ट्र है जिसका नाम है तिमोर लेस्टे या फिर ईस्टर्न तिमोर। तो याद रखना है तिमोर किसका पार्ट है? एशिया का पार्ट है, ओशिनिया का पार्ट नहीं है, ठीक। तो यहाँ पर एशिया को और ऑस्ट्रेलिया को अलग करता है कौन सा वाला सागर? तिमोर सागर। बीच में यहाँ पर बांडा सागर, उसके बाद यहाँ पर अराफरा सागर, ठीक। तो बांडा सागर जो है वो टोटली पड़ता है आपका एशिया में। याद रखना है टोटली कहाँ पड़ता है बांडा सागर? एशिया में। डिवाइडर नहीं है बीच में, डिवाइडर सिर्फ 2 ही सी है यहाँ पर, तिमोर सी, अराफरा सी, और आगे चल के यहाँ पर स्ट्रेट है, जिस स्ट्रेट का नाम है टॉरेस स्ट्रेट या फिर टॉरेस जल संधि। बात क्लियर? एक बार फिर से हम लोग इसको रिवाइज करते हैं। अगर इसके पीछे की तरफ देखें, यहाँ पर हम लोग आपके वेस्ट की तरफ, पश्चिम में तो यहाँ पर इंडियन ओशन, इसके साउथ में देखेंगे तो यहाँ पर मिलेगा ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट, और इसके नीचे यहाँ पर देखेंगे तो सदर्न ओशियन यानी कि दक्षिणी महासागर, ठीक। इसके बीच में यहाँ पर आगे आएंगे कहाँ पर? ये कौन सा डायरेक्शन है? ईस्ट, और नीचे की तरफ साउथ। साउथ ईस्ट में देखेंगे किसके? आपके न्यूजीलैंड, और इस वाले के बीच में यहाँ पर सी है कौन सा? तस्मान सी, ठीक। अब ये छोटा सा आइलैंड दिख रहा है, इसको बोलते हैं तस्मेनिया। तो तस्मेनिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच में यहाँ पर भी क्या है? एक पतली सी जल राशि है। देख रहे होंगे दोनों समुद्र कनेक्टेड है, तस्मान सी और ग्रेट ऑस्ट्रेलियन वाइट दोनों कनेक्टेड हैं। और किससे कनेक्टेड हैं? बास स्ट्रेट से। किससे? वॉस स्ट्रेट से। बात क्लियर? तो ऑस्ट्रेलिया में कह सकते हैं यहाँ पर आपकी 2 स्ट्रेट है, 2 आपकी जल संधि हैं। एक इसके उत्तर में जिसका नाम है टॉरेस जल संधि, और एक इसके दक्षिण में जिसका नाम है बास जल संधि, ठीक। बात क्लियर? इसके बाद यहाँ पर आएंगे कौन सा? ये वाला ऊपर आपके गिनी आइलैंड, इसके नॉर्थ ईस्ट में चले जाएंगे तो यहाँ पर मिलेगा कोरल सी। बात क्लियर? तो ये था इसकी बाउंड्री लाइन की कौन कौन से एरिया कहाँ कहाँ पर आपके इसके डिवाइडेड हैं। अब हम लोग स्पेशली पढ़ेंगे किसकी? ऑस्ट्रेलिया के बारे में। तो ऑस्ट्रेलिया पर जो आपकी जो कॉलोनी थी वो किसकी थी? ऑस्ट्रेलिया किसकी कॉलोनी थी? ब्रिटेन की, ठीक है। ब्रिटेन की जब कॉलोनी बनी तो यहाँ पर क्या हुआ? जब ब्रिटेन से जो लोग आए, अंग्रेज जब यहाँ पर आए, तो यहाँ पर अपने साथ में चेचक भी लेकर आए। मैंने जैसे बताया था आपके नॉर्थ वहाँ पर हुआ था अमेरिका में, जैसे वहाँ की आपकी मैक्सिमम आबादी खत्म हो गई चेचक की वजह से, ऐसे ही यहाँ के जो मूल लोग थे, इस जगह के जो मूल निवासी थे आपके ऑस्ट्रेलिया के, उन्हें क्या कहते थे? उन्हें कहा जाता था एबोरिजिन्स। क्या बोलते थे? एबोरिजिन्स। कहाँ पर? जो ऑस्ट्रेलिया के इस एरिया में रहा करते थे। तो एबोरिजिन्स थे, उनके अंदर चेचक के खिलाफ, पॉक्स वायरस के खिलाफ कोई भी रोग प्रतिरोधक क्षमता नहीं थी, यानी इम्यूनिटी नहीं थी। ऐसे में जब अंग्रेज इस एरिया में आए तो इन लोगों में चेचक जब फैला तो वो उनके लिए क्या हुआ? जानलेवा साबित हुआ। आप यूँ समझिए, जब आपका कोविड, आपका जो कोरोना वायरस जब आया तो देखा होगा आपके यहाँ पर मृत्यु दर बहुत ज़्यादा थी। जिसको एक बार कोरोना वायरस हो गया उसके बचने की संभावना क्या होती है? एकदम से शुरू में ऐसा लगा जैसे बचेगा ही नहीं, लेकिन धीरे धीरे देख रहे होंगे कोरोना वायरस की आपकी एफिकेसी कैसी हो गई? कम हो गई। अब कोई डर रहा है आपके कोरोना वायरस से? आप ही नहीं डर रहे हैं, सभी लोग मुंह खोल कर बैठे हुए हैं। आज से 2 महीने पहले, 3 महीने पहले सिचुएशन याद करिए अपनी, ठीक। सभी लोग आपके मुंह तो छोड़ दीजिए, आंखों पर गॉगल लगाए हुए, मुंह आपके बंद, आपकी नाक भी बंद, ठीक। हाथों में ग्लव्स पहने हुए, ऐसा लगता था आदमी ने कोई ताबूत भेज दिया खड़ा करके, ठीक है, था कि नहीं? चलते फिरते ताबूत की तरह आपकी मूर्ति की तरह भेजा, क्योंकि सबको डर था। लेकिन अब कोरोना वायरस की एफिकेसी कम है, दूसरी आपके वैक्सीन की भी उम्मीद है कि नहीं है? लेकिन याद रखिए, वैक्सीन आपकी बीमारी होने से पहले इलाज करती, बाद में नहीं काम आती, ठीक है। तो प्रिकॉशन अभी भी जरूरी है। वैक्सीन का काम बीमारी शुरू होने से पहले है। एक बार जो बीमारी हो जाए वैक्सीन कुछ नहीं करेगी फिर। हाँ बताइएगा। नहीं, एक चीज़ एक बात समझिए, जितनी भी दुनिया में जितनी किसी भी आपकी डिजीज की वैक्सीन लगी हो, सबसे आपका बुखार आना लाजमी है। आपको याद होगा बचपन में क्या होता, जब पोलियो ड्रॉप आपने पियोगी 2 बूंद जिंदगी वाली, पीते कि नहीं? तो उसमें देखा हो क्या हुआ था, पहली दूसरी ड्रॉप पीने के बाद आपको बुखार जरूर आया होगा। हाँ, कई बार ऐसा होता था आपकी मम्मियाँ नाराज हो जाती थी, बोले पता नहीं क्या पिलाकर इनको बुखार कर गया। तो बाद में आपके पोलियो, आपके हमारे पोलियो आपके बैरियर्स थे जो आपके दवाइयाँ पिलाने जाते थे, कई बार चक्कर मारकूट भी उनके साथ हुई कि नहीं? हाँ, पाकिस्तान में तो कई लोग का मर्डर भी हो गया था चक्कर में। ऐसा था। तो वहाँ पर क्या हुआ, पुलिस जाती थी साथ में जबरदस्ती पिलाने के लिए। एटलीस्ट भारत में तो ऐसी नौबत नहीं आई कहीं पर। नाराजगी अलग चीज़ थी,
लेकिन ऐसी नौबत शायद मेरे ख्याल से नहीं आई कोई। अगर ऐसा इंसिडेंस हुआ हो तो मुझे याद नहीं है, मेमोराइज नहीं है मेरे लिए, ठीक है। बात क्लियर। तो देखिए, तो यहाँ पर क्या हुआ, जब आपको पॉक्स वायरस था, इसकी वजह से यहाँ के जो मूल लोग थे जिनका नाम क्या था, एबोरिजिन्स, वो यहाँ पर क्या हुआ, उनकी आबादी हो गई खत्म, यानी कह सकते हैं बहुत नाम मात्र की बची। तो अब पूछा जाए कि हु वर द नेटिव्स ऑफ ऑस्ट्रेलिया, यानी ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासी कौन थे, तो कौन थे, एबोरिजिन्स। तो अंग्रेज जब यहाँ पर आकर बसे तो उन्होंने बिल्कुल वैसे ही नाम रखे इस टेरिटरी के जैसे उन्होंने ब्रिटेन के नाम रख रखे थे, ठीक, काफ़ी हद तक उसी तरीके से आपके मिलते जुलते या उसी से रिलेटेड। बात क्लियर। तो इन्होंने क्या किया, ऑस्ट्रेलिया को, चूंकि मैंने आपको बताया कि ऑस्ट्रेलिया का मैक्सिमम पार्ट रहने लायक नहीं है, मोस्ट ऑफ द पार्ट, क्योंकि यहाँ पर क्या है, घनघोर भयंकर गर्मी पड़ती है, यहाँ डेजर्ट क्रिएट हो गया, कुछ जगहों पर आपके हाई माउंटेन रेंज है। तो जो कोस्टल इलाके हैं आप देखेंगे यहाँ पर जितने भी हैं कोस्टल इलाकों में ही शहर बसे हुए हैं पूरे इस रेंज में, ठीक है। तो यहाँ पर क्या हुआ, इसको इन्होंने डिवाइड कर दिया अलग अलग टेरिटरी में। अब जो पश्चिमी वाला पार्ट है इसको देख रहे होंगे, इसको बोलते हैं वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, यानी कि पश्चिम ऑस्ट्रेलिया। बात क्लियर। और पश्चिम ऑस्ट्रेलिया का मोस्ट ऑफ द पार्ट इज डिजर्ट रीजन, और इसमें दो डिजर्ट हैं बड़े बड़े, ऊपर वाले को बोलते हैं आपके ग्रेट गिब्सन डिजर्ट, सॉरी ग्रेट सैंडी डिजर्ट, और नीचे की तरफ यहाँ पर कौन सा है, इसको बोलते हैं ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट। मैंने आपको बताया यहाँ पर ग्रेट जरूर वर्ड आएगा, ठीक है। तो यहाँ पर आपका सबसे बड़ा डिजर्ट है वो कौन सा है, ग्रेट विक्टोरिया। बात क्लियर। इसके पार्ट में जो कौन सा नॉर्थ में है, जो हरे हरे रंग का दिख रहा है आपको, इसको बोला जाता है नॉर्दर्न टेरिटरी, ठीक, यानी कि अभी बताएंगे, चिंता ना करिए, ठीक है। इसको बोलते हैं आपकी नॉर्दर्न टेरिटरी, यानी कि उत्तरी भाग, ठीक है, या उत्तरी क्षेत्र। नीचे की तरफ यहाँ पर देखेंगे तो इसका नाम होगा साउथ ऑस्ट्रेलिया। तो नाम याद रखना बहुत आसान है, पश्चिम में तो पश्चिम ऑस्ट्रेलिया, उत्तर में है तो उत्तर ऑस्ट्रेलिया उत्तर भाग, और आपके साउथ में है तो सदर्न ऑस्ट्रेलिया। बात क्लियर। इसके इधर जाएंगे तो यहाँ पर ले लेगा आपको कौन सा, बिल्कुल ईस्टर्न की तरफ चले जाइए, जो आपको गुलाबी रंग का दिख रहा है, इसका नाम है क्वींसलैंड। क्या नाम है, क्वींसलैंड। अब समझ रहे हो कौन सी क्वीन, ठीक है, वही वाली इंग्लैंड वाली महारानी, ठीक। तो क्वींसलैंड। उसके नीचे यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर देखेगा न्यू साउथ वेल्स। अब वेल्स क्या था, ये याद है कि नहीं, 4 किंगडम में से आपका एक किंगडम था। 4 किंगडम कौन कौन से, इंग्लैंड, वेल्स, स्कॉटलैंड, नॉर्दर्न आयरलैंड, थे कि नहीं। ब्रिटेन में याद है कि नहीं, ब्रिटिश आइलैंड में, तो वहाँ पर, ठीक है। तो वो वाला आपका वेल्स था, यहाँ पर आए क्यों, चूंकि नया वेल्स खोजा गया, दूसरी बात साउथ डायरेक्शन में, तो इसका नाम क्या हो गया, न्यू साउथ वेल्स। यहीं पर क्या है आपका एक यूनियन टेरिटरी, यानी यहाँ पर एक कैपिटल रीजन है, जैसे हमारे यहाँ पर जिसको बोलते हैं एनसीआर, और उस कैपिटल रीजन का नाम है कैनबरा। इसके बीच में यहाँ पर देख रहे होंगे, ये वाला रीजन में देखिए, बिल्कुल मिडिल में, यहाँ पर बिल्कुल लास्ट में दिख रहा है कैनबरा, ठीक। उसके नीचे यहाँ पर देखेंगे तो एक और स्टेट है, और इस स्टेट का नाम क्या है, इसका नाम है विक्टोरिया। क्या नाम है, हाँ। तो ऊपर वाली आपका नाम पूरा था क्वीन विक्टोरिया, तो ऊपर वाले आपके क्वीन से बना दिया क्वींसलैंड, विक्टोरिया से पूरे टेरिटरी का ही नाम क्या कर दिया, विक्टोरिया। और उसके नीचे जो आइलैंड है इसका नाम है तस्मेनिया। तो ये थे इसके भौगोलिक क्षेत्र, आपके सॉरी पॉलिटिकल क्षेत्र, पॉलिटिकल रीजन्स यानी राजनीतिक क्षेत्र, ठीक, किसके, ऑस्ट्रेलिया के। तो इसको याद रखना है, इसके पश्चिम में वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया, नॉर्थ में नॉर्थ टेरिटरी, साउथ में साउथ ऑस्ट्रेलिया, ठीक, नॉर्थ ईस्ट में क्वींसलैंड, मिडिल में न्यू साउथ वेल्स, और साउथ ईस्ट में विक्टोरिया, और उसके नीचे आइलैंड है तो तस्मानिया। ये थे इसके पॉलिटिकल रीजन्स, ठीक। अब अगर इसकी बात करें हम लोग इसके रीजन पर आ जाएं, कौन से, भौगोलिक क्षेत्र पर, तो ऑस्ट्रेलिया भौगोलिक रूप से बड़ा मजेदार है पढ़ने के लिए, ठीक। एक तरफ से देखेंगे हम लोग यहाँ पर, तो ऑस्ट्रेलिया में पढ़ने लायक क्या है, देखिए यहाँ पर कई सारी चीजें आपके पढ़ने लायक हैं भौगोलिक परिक्षेत्र में। अगर हम पढ़ें तो पहली चीज तो मोस्ट ऑफ द ऑस्ट्रेलिया में क्या है, डिजर्ट्स हैं, ठीक। दूसरी चीज इस एरिया में आपको लेक्स बहुत मिलेंगी, यानी कि झीलें बहुत होंगी। तीसरी चीज यहाँ पर माउंटेन रेंज होंगी बहुत सारी, ठीक। लेकिन वो माउंटेन रेंज कैसी होंगी, नॉर्दर्न रीजन में, आपके ईस्टर्न रीजन में थोड़ी बड़ी है, बात वाली सब छोटी छोटी माउंटेन रेंजेस हैं, ठीक है। चौथी चीज यहाँ पर पढ़ेंगे आप आर्टेशियन प्लेन, ठीक, आर्टेशियन प्लेन। एक पढ़ेंगे यहाँ पर आपका ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है, ये माउंटेन रेंज है नॉर्थ डायरेक्शन में। एक पढ़ेंगे यहाँ पर कोरल्स, ठीक है, और वो कोरल कौन सा, उस कोरल का नाम क्या है,
ग्रेट बैरियर रीफ। ठीक, तो ये कुछ चीज़ें पढ़ने लायक हैं पूरे ऑस्ट्रेलिया में। अब देखिए एक तरफ से हम लोग जानेंगे इन सब के बारे में। तो जितना एरिया आपको यहाँ मिडिल पोर्शन में दिख रहा है, ये आपका कौन से कैसे रंग का, ये दिख रहा होगा पूरा आपको लगभग पीले रंग का, ये पूरा इलाका है डिजर्ट इलाका। अब इस डिजर्ट क्षेत्र में यहाँ पर कई सारे अलग अलग रीजन्स हैं। ठीक है, दिख रहा है ना सभी को, विजुअल है कि नहीं? देखिए, बात क्लियर? तो देखिए इसके साउथ में अगर हम देखेंगे यहाँ पर जिस साइड में इंडियन ओशन है, यहाँ पर एक खाड़ी पड़ती है जिसका नाम आपको दिख रहा होगा सार्क बे। सार्क बे, सार्क जानती हैं सभी क्या है? क्या है सार्क? एक फिश है, उसी के नाम पर उसका चूंकि मुंह कैसा दिख रहा है आपका, काफ़ी निकला हुआ बाहर के लिए आपके इस तरीके से, तो इसलिए उसको क्या नाम दे दिया, इसको बोल दिया सार्क बे। तो सार्क बे कहाँ पर है? आपकी वेस्टर्न टेरिटरी में आता है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, और उसके पश्चिमी ही तट पर है। बात क्लियर? ठीक, तो देखिए यहाँ पर आपको 3 डिजर्ट दिखेंगे इस पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया वाले रीजन में। सबसे ऊपर की तरफ से देखिए यहाँ पर, तो यहाँ पर दिखेगा ग्रेट सैंडी डिजर्ट, दिख रहा है कि नहीं? उसके नीचे यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर दिखेगा आपको ग्रेट विक्टोरिया डिजर्ट, और इन दोनों के बीच में यहाँ पर दिखेगा कौन सा रीजन? गिब्सन डिजर्ट। तो ये तीनों डिजर्ट कौन सी टेरिटरी में है? मोस्ट ऑफ द पार्ट, यानी ज़्यादातर हिस्सा इनका किस में आता है? वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। ठीक, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। एक और चीज़, आप में से अभी भी मेजोरिटी, आप ज़्यादातर लोगों के पास में एटलस है, लेकिन कुछ लोग आपके मुहूर्त देख रहे हैं कि कब एटलस खरीदा जाए। ऐसा ही है क्या? ये बड़े खेद का विषय है और शर्म का विषय भी आपके लिए कि 250 रुपये खर्च करके आप एटलस नहीं ले सकते। खर्च करने की जरूरत भी नहीं, स्कूल में अगर पढ़ा होगा तो एक आध एटलस पढ़ा होगा उस समय का, वो भी ले आएंगे, उससे भी काम चल जाएगा। यहाँ पर बस सिर्फ इसीलिए आते कि चलो भंडारा चल रहा है, सुन लेंगे, जो ज्ञान मिल जाएगा ठीक है, बनना तो जा रहा है तो कोई बात नहीं। आधे लोगों की मेंटलिटी अभी भी यही है। ज्योग्राफी बिना एटलस के कभी जिंदगी में नहीं सीखोगे, कभी नहीं, नेवर। और दूसरी चीज़, बहुत से लोग मोबाइल में ताकने की कोशिश कर रहे हैं, तो मोबाइल में टेलीग्राम, व्हाट्सएप, इंस्टा, फेसबुक यही काफ़ी हैं। ठीक है, पढ़ने की कोशिश ना करो, इन्हीं सब के लिए बहुत है मोबाइल। इनसे बाहर निकल जाओगे तभी तो पढ़ोगे आगे। ठीक है, मोबाइल की अपनी अलग इंपॉर्टेंस है, वो छोटी मोटी चीज़ जानकारी लेनी है उन सबके लिए ठीक है, लेकिन मोबाइल पढ़ने लायक अभी आपका इतना गैजेट इतना अच्छा नहीं कि उससे पढ़ाई की जा सके। समझ रहे कि नहीं? तो एटलस लेकर आइए क्लास में, तभी आपका पढ़ने बैठेगा। मैं मेजोरिटी यहाँ पर लोगों को देखता हूँ जो बीच बीच में चले जाते हैं उठकर, उनमें ज़्यादातर लोग कौन से होते हैं? जो सिर्फ हाथ पे हाथ रख के बैठे हैं, बोले अच्छी चीज़, हाँ सर कोई मज़ेदार बात करेंगे तो सुन लेंगे, नहीं तो अगर पढ़ाने में लग गए तो फिर से आपके बैग उठाया निकल लिए। वो सिर्फ ये देखने आते कि आपका बाबा राम रहीम जैसे आप आपके प्रवचन चल रहे हैं कि नहीं। ठीक है, ठीक है, तो बाबा राम रहीम और आपके उनके प्रवचन सुनने तो भाई उनकी कुटिया में जाइए। यहाँ आने की आवश्यकता नहीं है। ठीक है, और अगर ज़्यादा अच्छे सुनने तो बाबा आसाराम के पास चले जाइए। यहाँ काहे चले आ रहे हैं? यहाँ पढ़ने को उद्देश्य आई तो आपके पढ़ने के लिए चीज़ें भी तो चाहिए, सामग्री लेकर आइए अपनी। ठीक है, चलिए देखिए, तो यहाँ पर आपके कुछ लेक्स, आपके 3 डिजर्ट थे बड़े बड़े, कौन से? ग्रेट सैंडी डिजर्ट, उसके नीचे गिब्सन डिजर्ट, उसके नीचे ग्रेट विक्टोरियन डिजर्ट। ठीक है, इसमें एक ऊपर को देखिए तो यहाँ पर एक आपको खाड़ी दिख रही होगी या फिर बे दिख रही होगी जिसका नाम है आपका गल्फ ऑफ जोसेफ बोनापार्ट। गल्फ ऑफ जोसेफ बोनापार्ट। ठीक है, तो इसको याद कैसे रखेंगे? इसको याद रख सकते हैं किससे? बोनापार्ट से। अब बोनापार्ट कौन था? वही नेपोलियन बोनापार्ट, याद है कि नहीं? हाँ, तो है नहीं, लेकिन बना दो कि आपके नेपोलियन बोनापार्ट के आपके पिताजी की खाड़ी है, ये बना दो, जबरदस्ती क्या है, याद करने के लिए। ठीक है, ठीक है, तो जोसेफ बोनापार्ट, बात क्लियर? ठीक, इसके नीचे यहाँ पर दिखेंगे तो एक प्लेट्यू दिख रहा होगा जिसका नाम है किम्बरले प्लेट्यू, किम्बरले पठार। ये वाला कोने पे देखिए बिल्कुल। ठीक, किम्बरले पठार खनिजों से भरपूर इलाका है, यहाँ पर बहुत सारे खनिज आपको इस रीजन में मिलेंगे। ठीक है, और ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रीजन है ऑस्ट्रेलिया का, बात क्लियर? अब देखिए यहाँ पर उससे नीचे की तरफ यहाँ पर आएंगे तो कई सारी आपको झील दिखेंगी। अब झील कौन कौन सी है, उससे पहले इस वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में यहाँ पर आपके माउंटेन रेंज कौन कौन सी, इनको देख लीजिए एक बार। पीसीएस में इस बार एक सवाल आया था, डार्लिंग रेंज कहाँ पर है? सही सुनने में गलत नहीं बोल रहा हूँ, डार्लिंग रेंज। ठीक है,
ये वाला आपने पढ़ा हो पीछे 2020 वाला प्रीलिम्स पीटी वाला देखा हो पेपर, तो उसमें था ये। ठीक, तो डार्लिंग रेंज कहाँ पर है? तो देखिए आपके ऑस्ट्रेलिया में 2 हैं डार्लिंग के नाम से, एक तो मरे डार्लिंग है, ठीक, और मरे डार्लिंग कहाँ पर है? आपकी इसकी ईस्टर्न टेरिटरी में, जहाँ पर मेरा ट्रिगर चल रहा है, पंजा चल रहा है ये, ठीक, इस वाले रीजन में मरे डार्लिंग रिवर, ये रिवर्स हैं। लेकिन अगर माउंटेन रेंज की बात होगी तो कहाँ पर है ये साउथ वेस्टर्न रीजन में, जहाँ पर मेरा ट्रिगर चल रहा है ये वाली रेंज, ठीक। तो डार्लिंग रेंज ये है और मरे डार्लिंग नदियाँ ये हैं, ठीक। तो ज़्यादातर लोग जो डार्लिंग के चक्कर में रहे होंगे वो आपके नॉर्थ में, आपके ईस्ट डायरेक्शन में आपके क्वेश्चन मार्क कर आए होंगे, उसमें यही तो दे रखा था ऑप्शन में, डार्लिंग रेंज इन ऑस्ट्रेलिया लोकेटेड इन वेस्टर्न, ईस्टर्न, सदर्न, नॉर्दर्न। तो कहाँ टिप आपके कहाँ लग गए होंगे? हाँ, तो मरे डार्लिंग के चक्कर में मर गए होंगे वो तो ठीक है, इसलिए इसको पढ़ना आपका ठीक है, ठीक है। तो कौन सी रेंज है यहाँ पर? ये डार्लिंग रेंज, ठीक, बात क्लियर। कहाँ पर? वेस्टर्न टेरिटरी में है, उसका राज्य पूछा था, सॉरी भूल गया मैं, राज्य पूछा था उसमें, ठीक है। तो ये कौन सी है? डार्लिंग रेंज। उसके बाद इस डायरेक्शन में आएंगे तो कौन सी? फिर आ जाएगी विक्टोरिया, ठीक। तो डार्लिंग के बाद, डार्लिंग से हम लोग कहाँ बढ़े? ईस्ट की तरफ चले, यानी कि वेस्ट टू ईस्ट चले। सीक्वेंस लगाने के लिए आती है यूपीएससी में कई बार, ठीक। तो सबसे पहले इसके वेस्टर्न कोस्ट पर डार्लिंग रेंज, फिर उसके बाद विक्टोरिया रेंज, और उसके बाद फिर यहाँ पर आपको दिखेगा हर्सेल रेंज, दिख रहा है कि नहीं? तो आपके याद करेंगे कैसे? डार्लिंग, विक्टोरिया, हर्सेल से भी आई ऐसे याद रख सकते हैं ठीक है, बात क्लियर। उसके नीचे यहाँ पर एक रेंज और है, बिल्कुल नीचे की तरफ। ये वाली रेंज कैसी है? इनका डायरेक्शन है नॉर्थ टू साउथ, विक्टोरिया, डार्लिंग का, विक्टोरिया का और हर्सेल का। कौन सा? इनका है उत्तर से दक्षिण। यहाँ पर एक आपकी डार्लिंग एक और रेंज दिख रही है जिसका नाम है स्टर्लिंग रेंज, ठीक, दिख रही है कि नहीं? और स्टर्लिंग रेंज का आपका जो डायरेक्शन है वो किधर है? वेस्ट टू ईस्ट, यानी कि आपका पूरब से पश्चिम या फिर पश्चिम से पूरब। जबकि ये 3 रेंज थी, कौन से डायरेक्शन में थी? ये थी आपकी उत्तर से दक्षिण या दक्षिण से उत्तर, बात क्लियर। इसके ऊपर यहाँ पर जाएंगे, इस आपके जो ग्रेट सैंडी डिजर्ट है, तो यहाँ पर एक और दिखेगी जिसका नाम है हैमर्सले रेंज, ठीक। तो वेस्टर्न टेरिटरी में यहाँ पर 4 इंपोर्टेंट रेंजेज हैं, 5 यानी वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में। इसके नॉर्थ में यहाँ पर आपकी हर्सेल रेंज, ठीक है, हैमर्सले रेंज, और 3 रेंजेज हैं जो आपकी पैरेलल हैं। कौन कौन सी? डार्लिंग रेंज, विक्टोरिया रेंज और हर्सेल रेंज। और एक रेंज है जो इसके ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के पश्चिमी, आपके दक्षिणी पश्चिमी साइड में, इसके दक्षिण पश्चिम में बिल्कुल लोकेटेड है, जिसका नाम है स्टर्लिंग रेंज, बात क्लियर, ठीक। तो देखिए इसमें अब क्या है, देखिए यहाँ पर कई सारी यहाँ पर लेक्स हैं। उन लेक्स को आपको देखेंगे हम लोग कहाँ से? नॉर्थ टू साउथ, आपकी साउथ टू नॉर्थ चलिए। कौन से डायरेक्शन में? साउथ टू नॉर्थ, यानी कि दक्षिण से देखेंगे कहाँ के लिए? उत्तर की ओर बढ़ने के लिए। तो सबसे पहले यहाँ पर आपको जो लेक दिखेगी उसका नाम है लेक कोबन, लेक कोबन, दिख रहा है कि नहीं? ठीक, उससे ऊपर देखेंगे तो यहाँ पर दिखेगी आपको लेक लेफ्रो, लेक लेफ्रो। उससे ऊपर यहाँ पर चलेंगे तो यहाँ पर दिखेगी आपको लेक मूरे, देखिए कि नहीं? ठीक, उससे ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर दिखेगी आपको लेक बार्ली, ठीक, और ऊपर जाएंगे तो यहाँ पर दिखेगी लेक कार्नेगी, बात क्लियर। तो देखिए अगर सीक्वेंस में इनको एक तरफ से लगाएं तो आपके सबसे नॉर्थ में यहाँ पर दिखेगी आपको लेक कार्नेगी, देन लेक बार्ली, देन लेक मूरे, देन लेक लेफ्रे एंड देन लेक कोबन। ये वो लेक्स हैं। इसके ईस्ट की तरफ और चले जाएंगे तो एक और लेक है लेक कैरी, लेकिन इनको 5 को एक तरफ से याद रखना है, कार्नेगी, मूरले, बार्ली, मूरे, लेफ्रे और कोबन। ये जो आपकी लेक्स हैं ये आपकी नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ अरेंज करके याद करना है इनको, ठीक है, बात क्लियर। अब ग्रेट सैंडी और गिब्सन डेजर्ट के बीच में, यानी कि आपके ग्रेट विक्टोरिया, गिब्सन और सैंडी के बीच में यहाँ पर आपको जो मिडिल पोर्शन है इसमें आपको 3-4 लेक्स एक तरफ से दिखेंगी। सबसे ऊपर जो लेक दिखेगी उसका नाम है लेक ग्रेगरी, लेक ग्रेगरी। डेजर्ट की बात हो रही है आपके, इससे ऊपर एक और है वो डेजर्ट में नहीं है, ठीक। उसके नीचे यहाँ पर दिखेगी लेक डिसअपॉइंटमेंट, ठीक। तो डिसअपॉइंटमेंट मीन्स निराशा वाली, ठीक। क्यों है? क्योंकि ये पूरा डेजर्ट इलाका है। इस इलाके में किसी ने सोचा होगा पानी मिल सकता है, लेकिन जब यहाँ पर क्या होगा, बरसात होगी नहीं तो जो लेक होगी वो किस में कन्वर्ट हो जाएगी? दलदली क्षेत्र में, ठीक। तो पानी पीने को नहीं मिलेगा तो मतलब डिसअपॉइंटमेंट हो गया, यानी कि निराशा हाथ लग गई। तो उसको ऐसे याद रखना है कहाँ पर है ये। और ग्रेट सैंडी आपकी जो डिसअपॉइंटमेंट है, जो लेक है वो काफ़ी हद तक देख रहे होंगे आपके लोकेटेड है किस पर? बीच में से लाइन जा रही है, ये वाली डॉट डॉट वाली दिख रहे होंगे इसमें। तो कौन सी लाइन है ये है मकर रेखा। कहाँ पर? मकर रेखा। तो इसलिए इंपॉर्टेंट है कि जो लेक डिसअपॉइंटमेंट है वो कहाँ पर लोकेटेड है?
मकर रेखा पर। बात क्लियर? ठीक, उसके नीचे यहाँ पर एक और लेक दिखेगी डिसअपॉइंटमेंट नीचे, इसका नाम होगा लेक एमिडस, लेक एमिडियस। ठीक, और उसके नीचे लेक बेल्स। तो यहाँ पर कई सारी, इस पूरे रीजन में कई सारी आपको लेक्स यहाँ पर दिखेंगी। इनको एक बार में क्या करना है, इनको एक बार में याद नहीं होना है, इनको नॉर्थ टू साउथ रिपीट करते रहना, उंगलियों पे याद करना है कि लेक कार्नेगी, ठीक, लेक ह्यूरॉन, लेक लेफ्रे, इस तरीके से इनको आपका लेक बार्ली, लेक लेफ्रे, इस तरीके से इनको उंगलियों पर याद करना है। ठीक है, बात क्लियर? अब आते हैं देखिए नॉर्दर्न टेरिटरी में। तो नॉर्दर्न टेरिटरी में यहाँ पर आपको एक दिख रहा होगा सबसे बीच में अर्नहम लैंड, अर्नब लैंड नहीं बोलना है इसको, अर्नम लैंड। ठीक है, बात क्लियर? पता लगा कि अर्नब गोस्वामी के चक्कर में आ जाओ फिर। ठीक, तो याद कर सकते हो उसके नाम से भी, अर्नहम लैंड। बात क्लियर? उसके नीचे यहाँ पर देखेंगे तो यहाँ पर होगा आपको बार्कली टेबल लैंड। अब ये टेबल लैंड क्या होता है, एक वर्ड यहाँ पर आया टेबल लैंड, ये क्या होता है टेबल लैंड? टेबल लैंड मतलब होता है आपका पठारी क्षेत्र का ही दूसरा नाम है। ठीक, तो देखिए पठारी क्षेत्र को हिंदी में तो पठार बोलते हैं, लेकिन इंग्लिश में इससे मिलते जुलते कई सारे फीचर्स को हम लोग अलग अलग नामों से जानते हैं। या तो अपलैंड बोल देंगे उसे, अपलैंड मतलब आसपास के एरिया से कैसा हो, थोड़ा ज़्यादा ऊंचा हो। ठीक, या फिर उसे एक टर्म इस्तेमाल करेंगे टेबल लैंड, या फिर उसे बोलेंगे प्लेट्यू। ठीक, या फिर कई बार एक और टर्म इस्तेमाल करेंगे हाईलैंड। ठीक, तो जितने भी टर्म इस्तेमाल होती हैं मोस्टली किससे, पठार से। बात क्लियर? ज़्यादातर। ठीक, अब देखिए यहाँ पर नॉर्दर्न टेरिटरी में एक और डिजर्ट है जिसका नाम है तनामी डिजर्ट। तो अभी तक हमने 3 डिजर्ट पहले पढ़े, ये चौथा डिजर्ट है। 3 डिजर्ट कौन कौन से थे? ग्रेट सैंडी, गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया। ये किसमें थे? इनका मोस्ट ऑफ द पार्ट लाइज इन दी वेस्टर्न टेरिटरी या वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया। जबकि तनामी डिजर्ट किसमें पड़ता है? ये है मोस्ट ऑफ द पार्ट इसका पड़ता है नॉर्थ टेरिटरी में, यानी कि उत्तरी टेरिटरी में। बात क्लियर? तो यहाँ पर चौथा डिजर्ट इलाका है ये। तो देख सकते हैं कि पूरा का पूरा ये इलाका कैसा आपका डिजर्ट से घिरा हुआ है। ठीक है, यहाँ पर आपकी 2 रेंज दिख रही होंगी यहाँ पर, और 2 रेंज में यहाँ पर है कौन सी, मैकोनल रेंज और ये मूस ग्रेव रेंज। मैकोनल रेंज और मूस ग्रेव रेंज ये कौन से एरिया में है? ये आपकी पड़ती हैं साउथ टेरिटरी और नॉर्थ टेरिटरी के मिडिल वाले पोर्शन में, इक्वेटोरियल रीजन और उसके कर्क रेखा, मकर रेखा वाले क्षेत्र में। ठीक है, बात क्लियर? इसके नीचे यहाँ पर आएंगे तो यहाँ पर आपको लिख रहा होगा नल्लार बोर प्लेन। यह इलाका फर्टाइल क्षेत्र है, जितना आप यहाँ पर देख रहे होंगे ये इलाका, ये फर्टाइल क्षेत्र है। ऑस्ट्रेलिया की मोस्ट ऑफ दी जितने भी एग्रीकल्चर होती है वो इसी क्षेत्र में होती है। कहाँ पर? ये प्लेन रीज में। ठीक है, बात क्लियर? इस वाले क्षेत्र में। अब यहाँ पर आएंगे कौन से रीजन में, इधर क्वींसलैंड में घुस जाएंगे तो यहाँ पर 2-3 डिजर्ट आपको और दिखेंगे, इनको और निपटा लेते हैं। आपके साउथ वेस्ट ऑस्ट्रेलिया में एक दिख रहा होगा आपको सिम्पसन डिजर्ट। ठीक, मैकेनल रेंज के आपके ईस्ट की तरफ देखिए, दिखा यहाँ पर सिम्पसन डिजर्ट। इससे ऊपर जाएंगे तो आगे दिख रहा हो ग्रेट आर्टेसियन बेसिन, जिसको मैंने लिखा है बोर्ड पर भी कि इसके बारे में स्पेशली हम लोग पढ़ेंगे, आर्टेसियन रीजन। ठीक है, अब ये क्या है इसके बारे में बात करते हैं। तो सिम्पसन डिजर्ट के नीचे यहाँ पर एक और डिजर्ट होगा जिसमें लिख रहा होगा स्टुअर्ट स्टोनी डिजर्ट, स्टुअर्ट स्टोनी डिजर्ट। ठीक, तो 2 डिजर्ट आपको दिख रहे होंगे। इस डिजर्ट के, स्टुअर्ट स्टोनी डिजर्ट के बीच में यहाँ पर एक लेक दिख रही होगी इस रीजन में, जिसका नाम है लेक आयर। दिखा कि नहीं? लेक आयर ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी लेक है, सबसे बड़ी झील है। ठीक है, अब इस झील के साथ साथ इसके नाम पर एक और चीज है कि देखिए कई बार क्या होता है, जैसे मान लीजिए आपका ये वाला कोई रीजन है। ठीक, इधर भी आपकी क्या है, माउंटेन रेंज है, पहाड़ी क्षेत्र है, इधर भी पहाड़ियां हैं, इधर भी पहाड़ियां और इधर भी पहाड़ियां हैं। ठीक, तो ये वाला बीच वाला पोर्शन ही कैसा होगा, आसपास के क्षेत्र से नीचा होगा। तो जब भी कोई नदी निकलेगी इस पहाड़ी क्षेत्र से, उनका पानी कहाँ जाएगा? इस वाले रीजन में जाएगा कि नहीं? ठीक, तो सारी नदियां कहाँ गिरेंगी? उस सेंट्रल पार्ट में जाके, बीच वाले पार्ट में जाके। तो यूं समझिए यही है आपकी लेक आयर लेक। तो जब कई सारी आस पड़ोस से नदियां आकर रिवर्स आकर किसी एक सेंट्रल आपकी किसी रीजन में गिर जाएं, मिडल में, ये समुद्र ना हो बशर्ते, तो तब इसको बोलते हैं आपके इंग्लिश में इनलैंड ड्रेनेज पैटर्न। इनलैंड आंतरिक अपवाह क्षेत्र, आंतरिक अपवाह प्रणाली। ठीक, बात क्लियर? कौन सी? आंतरिक अपवाह प्रणाली। भारत में कोई ऐसी है? कौन सा रीजन? भारत में कोई ऐसा रीजन है जो आपकी इनलैंड ड्रेनेज पैटर्न बनाता हो? कोई भी रीजन आपकी नजर में हो ऐसा?
या अब तक जितना हमने आपका वर्ल्ड में पढ़ा उसमें कोई याद हो? कैस्पियन सी याद है? कैसा रीजन है? क्या कैस्पियन सी किसी आपका महासागर का पार्ट है? तो कैस्पियन सी क्या है? झील है। तो वो कैसा है? वहां पर बोल्गा आके गिरती है, ठीक, यूराल आके गिरती है। ये कौन सा रीजन हुआ? इनलैंड ड्रेनेज। अरल सागर याद होगा आपको, अरल सागर में 2 नदियां आके बताई थी मैंने, गिरती थी, कौन कौन सी? अमू दरिया और सिर दरिया। वो किसका पैटर्न हुआ? अरल सागर का भी किसी महासागर से कोई लिंक नहीं है, वो भी एक झील है, तो वो कैसा रीजन हुआ? इनलैंड ड्रेनेज पैटर्न। ठीक, बात क्लियर? तो ऐसा वाला क्षेत्र जहां पर क्या हो, आपका नदियां समुद्र में गिरने के बजाय किसी आंतरिक झील में, जमीन के आपके झील स्थित है उसमें जाके गिर जाए तो उसे बोलते हैं आपके इनलैंड ड्रेनेज पैटर्न। बात क्लियर? तो लेक आयर क्या है आपकी? यहाँ पर काफी बड़ी लेक है ऑस्ट्रेलिया की। इसमें लेक्स तो बहुत सारी हैं, लेकिन सबसे बड़ी लेक की अगर बात होगी तो वो कौन सी है? लेक आयर। बात क्लियर? ठीक, लूनी नदी है, लेकिन वो आपकी इनलैंड ड्रेनेज पैटर्न नहीं। पैटर्न तब बनेगा जब उसका कोई माउथ हो, मोहाना हो, किसी जगह पर हो। हाँ, गुड, मैं भाई सुनना चाह रहा था। भारत में आपके राजस्थान में ऐसी प्रणालियां मिलती हैं छोटी मोटी, और उसमें सांबर लेक के आसपास का जो रीजन है उसमें से कुछ छोटी छोटी नदियां आकर गिरती हैं, ठीक है। लेकिन कोई इतना मैम बड़ा इसका रीजन नहीं है इतना कि हाँ उसको कह सके कि ये भारत में पार्टिकुलरली ऐसा परफेक्ट एग्जाम्पल है। मतलब कोई आपका फेमस एग्जाम्पल इतना अच्छा नहीं है। बात क्लियर? ठीक ठीक है। तो देखिए यहाँ पर, अब देखिए यहाँ पर इस साइड में देखेंगे पूरे ऑस्ट्रेलिया के इस वाली टेरिटरी में, यहाँ पर पूरे इसके ईस्टर्न कोस्ट पर केप यॉर्क से लेकर तस्मानिया तक पूरी एक माउंटेन रेंज मिलती है। जैसे कि भारत में नॉर्दर्न टेरिटरी में पूरे कश्मीर से लेकर अरुणाचल तक मिलती है, ऐसे ही इस रीजन में यहाँ पर पूरी एक माउंटेन रेंज है जो इस तरीके से यहाँ तक पूरी डिवाइडेड है इस पूरे रीजन में। और इस माउंटेन रेंज को क्या बोला जाता है? इसे बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, जो मैंने पहले ही लिख रखी है यहाँ पर, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक, ये भी एक तरीके के फोल्ड माउंटेन्स हैं, बलय पर्वत हैं। और बलय पर्वत कौन से होते हैं? जो आपके 2 प्लेटों के आपस में टकराने से ऐसे ऊपर उठकर बन जाते हैं। ठीक है, कैसे उठते हैं? आप 2 कॉपियों को आपस में भिड़ाइए तो क्या होगा? एक ऊपर को उठ जाएगी, नीचे को दब जाएगी। ठीक, तो ऐसे ही क्या होता है, जो ऊपर को उठ जाता है पार्ट उसको बोलते हैं आपके बलय पड़ जाना, यानी कि आपका फोल्ड होना। तो यहाँ पर जो माउंटेन बन जाएंगे उन्हें बोलेंगे फोल्ड माउंटेन। तो जैसे हमारे यहाँ पर आपका हिमालय, ठीक, ऑस्ट्रेलिया आपका नॉर्थ अमेरिका में रॉकीज, याद है ना, और साउथ अमेरिका में एंडीज माउंटेन्स। ऐसे ही यहाँ पर है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज में क्या रीजन है आपका? ये जो पूरा रीजन है यहाँ से लेकर यहाँ तक, यहाँ पर पूरा ऑस्ट्रेलिया का झुकाव इसके बाद इस डायरेक्शन के लिए, यानी जो भी रिवर निकलेगी वो आपके किधर जाएगी? या तो आपके तुरंत गिर जाएगी कहाँ पर? समंदर में जाकर, आपका इसमें तस्मान सी में या फिर कोरल सी में, या फिर जाके गिरेगी कहाँ पर? इस वाले रीजन की तरफ बहते हुए। ठीक, यानी कि जो भी रिवर निकलेगी इस रीजन से या तो वो इधर जाएगी या फिर छोटा सा डायरेक्शन तय करके इधर गिर जाएगी। किसकी तरह? जैसे कि आपको याद हो इंडिया का ये वाला रीजन, याद है कि नहीं? तो भारत में यहाँ पर पश्चिमी घाट है, तो पश्चिमी घाट से जो रिवर इस डायरेक्शन में निकलेगी वो बहते हुए कहाँ जाके गिरेगी? बंगाल की खाड़ी में। और जो रिवर इस डायरेक्शन में आपकी निकलेगी गोवा साइड में, वो 10, 20, 50, 60 किलोमीटर चलेगी और कहाँ गिर जाएगी? जाके अरब सागर में। सेम ऐसे ही होता है यहाँ पर ऑस्ट्रेलिया में। तो यहाँ से ग्रेट डिवाइडिंग रेंज के इस डिवाइडर से यहाँ से जो रिवर्स निकलेंगी, अगर वो पश्चिम की तरफ बहती हैं तो लंबी दूरी तक फ्लो करके कहाँ जाके गिरेंगी? ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के किनारे पर। अब यहाँ पर 2 खाड़ियाँ हैं, एक है गल्फ ऑफ स्पेंसर, कौन सी? गल्फ ऑफ स्पेंसर, और एक इसके बगल में देखेंगे तो यहाँ पर दिख रही होगी एनकाउंटर खाड़ी। ठीक, अब एनकाउंटर क्या है? ये यहाँ पर जो सबसे इंपॉर्टेंट रिवर है वो कौन सी है? एक है आपकी डार्लिंग रिवर। ऊपर से आएंगे तो यहाँ पर से दिख रही होगी डार्लिंग रिवर आती है, और इस डायरेक्शन से आती है कौन सी? मरे रिवर। कौन सी? मरे। तो ऊपर से डार्लिंग रिवर और नीचे से मरे रिवर, और अंततः जाके कहाँ आपका एनकाउंटर हो जाता है इनका? कहाँ चली जाती हैं? तो कैसे याद रखना है? मर गए डार्लिंग एनकाउंटर में। ठीक है, कहाँ पर? तो ऊपर की तरफ से इधर डार्लिंग रिवर, इधर से आपकी मरे रिवर, एंड दे फाइनली फॉल्स इनटू दी एनकाउंटर बे। बात क्लियर? ठीक, इसको तो नहीं भूलोगे जिंदगी में, ये तो हमें पता है। ठीक है।
कोई प्लेट नहीं है, ठीक। तो देखिए अभी आपको दिखाता हूँ, ये जो रीजन दिख रहा है ये वाला, ये पूरा एक ही इलाका है, एक ही प्लेट है जिसको बोलते हैं इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। कौन सी? इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। ये किससे टकराई जाकर? इधर कौन सी है? इधर है पैसिफिक प्लेट। बात क्लियर? तो प्लेट है यहाँ पर, उन दोनों के आपस में टकराने से ये बना है, ठीक है। बात क्लियर? ये वाला रीजन। तो हमारा और आपका ऑस्ट्रेलिया का साझा इतिहास है पुराना, ठीक है, पुराना साझा इतिहास है हमारा एंशियंट टाइम से, इसलिए हमारी हरकतें भी सेम हो जाती हैं बहुत बार। हाँ जी, अभी मैंने आपको बताया था, इसमें देखिए अंतर है। एक टर्म आती है आपकी ओशिनिया और एक आता है ऑस्ट्रेलिया, ठीक। ऑस्ट्रेलिया इज ए सिंगल कंट्री, एक इकलौता देश है जो कौन से महाद्वीप में है? ओशिनिया महाद्वीप में। लेकिन ओशिनिया में न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया के अलावा कोई भी रिमार्केबल कंट्री नहीं है। तो इसीलिए उस पूरे महाद्वीप को क्या नाम से, किस नाम से कह देते हैं? कई बार ऑस्ट्रेलिया कह देते हैं, लेकिन सही टर्म क्या है? ओशिनिया है। बात क्लियर? सही टर्म कौन सी है? ऑस्ट्रेलिया। तो याद रखना, ऑस्ट्रेलिया इज ए कंट्री लाइज इन दी ओशिनिया कॉन्टिनेंट। हम लोग सिर्फ ऑस्ट्रेलिया कंट्री के बारे में बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम पूरे ओशिनिया महाद्वीप में नहीं घूमे हैं, ठीक है। हमने सिर्फ किस में बात की है? ऑस्ट्रेलिया के बारे में, ठीक। बात क्लियर? तो देखिए अब देखते हैं हम लोग ऑस्ट्रेलिया में कुछ, अब देख, हाँ यहाँ पर एक बात थी, मैंने आपको जो बताया था, यहाँ पर एक रीजन आता है जिसको बोलते हैं आपका आर्टेशियन। इसमें देख रहे होंगे स्टुअर्ट डिजर के बगल में यहाँ पर दिख रहा होगा आपको ग्रेट ऑर्टेशियन बेसिन। अब ये क्या है? अंग्रेज जब यहाँ पर आए थे इस रीजन में, तो इस रीजन में ज़्यादातर जगहों पर सूखा था, वेस्टर्न टेरिटरी में, पूरे इस वाले रीजन में, इस साइड का, ठीक, पूरा इधर वाला रीजन था वो ज़्यादातर सूखा पड़ा था, और यहाँ पर खूब बरसात होती है इस रीजन में। तो ऑस्ट्रेलिया में एकदम कन्फ्लिक्ट जोन है, हमारे भारत की तरह। राजस्थान में घनघोर सूखा, मेघालय में सरप्लस बरसात हो जाती है। ऐसे ही इस रीजन में यहाँ पर भी खूब बरसात भी होती है एक रीजन में, और एक रीजन में आपका पूरा सूखा पड़ता है। तो यहाँ पर जब अंग्रेज आए तो उन्होंने क्या किया? यहाँ के लोगों को देखा, जो एबोरिजिन्स थे वो तो आपके निपट गए, उनके आपके पॉक्स वायरस के चक्कर में उनकी तो आपके ज़्यादातर लोग क्या हो गए? उनके अंदर इम्यूनिटी नहीं थी, तो वो तो उनकी तो डेथ हो गई मोस्टली लोगों की। तो इस रीजन में उन्होंने खेती करनी शुरू की। अब खेती करने के लिए पानी का इंतजाम चाहिए था। अब पानी का इंतजाम यहाँ पर एकदम पूरे वर्ल्ड में सबसे यूनिक है। यहाँ पर सिर्फ बोरिंग करने की जरूरत है, पानी अपने आप निकलता है, यानी इंजन लगाने की, पंखा लगाने की, ठीक, ट्यूबवेल कराने की कोई आवश्यकता नहीं है, यानी मोटर डालने की कोई आवश्यकता नहीं है। सिर्फ बोरिंग करना है आपको, नीचे कुआं में आपका नीचे तक पहुंचाने की पाइप डाल दीजिए, अपने आप पानी निकलता रहेगा आउटलेट से। अब ऐसा क्यों होता है? देखिए ऑस्ट्रेलिया का जो रीजन है वो कुछ तरीके से है। अब ये वाला रीजन कौन सा है? ये है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज वाला, यानी यहाँ पर ये वाला रीजन, ठीक। अब जब इस रीजन में जब बरसात होती है लगातार यूं, ठीक, यानी जब वर्षा होती है तो सारा पानी कहाँ जाता है? या तो बहकर चला जाएगा नदियों में, ऐसे ही तो है, या फिर कहाँ चला जाए? ग्राउंड वाटर हो जाएगा, इसमें होगा कि नहीं? अब क्या होता है, जो हमारी ज़मीन में जो पत्थर होता है, आपका जो पानी होता है, वो पानी किस में भरा होता है? पत्थरों के बीच में होता है। हमारे यहाँ पर तो पत्थर ही नहीं, हम तो किस पर? अवसादों के ऊपर बैठे हुए हैं हमारे प्लेन एरिया में। लेकिन जो आपके पठारी क्षेत्र होते हैं, पठारी क्षेत्रों में जो ग्राउंड वाटर होता है, भूमिगत जल होता है, वो आपके पत्थरों के बीच में होता है। और जिन पत्थरों के बीच में ये मिलता है उनको बोलते हैं हम लोग एक्वीफर्स। क्या बोलते हैं? एक्वीफर्स। एक्वा रेजिया से याद रखिए, एक्वा मीन्स क्या होता है? वाटर, एक्वाफिना, ठीक। तो एक्वीफर्स क्या होते हैं? वो पत्थर यानी कि वो रॉक्स जिनमें आपका पानी मिलता है। बात क्लियर? तो इस रीजन में क्या है, ये पूरा इलाका आप देखिए, यहाँ पर जब बरसात हुई तो पानी आपका नीचे चला गया अंडरग्राउंड, ठीक।
अब ये पूरा एक ही एक्वीफर है, ये वाला पूरा क्षेत्र है, ये पूरा एक ही बड़ा पत्थर है जिसमें आपके नीचे से अंदर से खोखला है, और उसके अंदर ये पानी क्या करेगा, अब ऐसे भर जाएगा पूरे क्षेत्र में, भरेगा कि नहीं, ठीक, इस पूरे एरिया में बाहर भर गया। अगली बार बरसात हुई तो पानी कहाँ भर गया, यहाँ तक भर जाएगा। अब ऊपर से कैसा है, ठोस है, तो पानी निकलने के लिए जगह नहीं है इसमें, ठीक। तो इसका मतलब है कि ये पूरा मैं जो हरा हरा कर रहा हूँ ये क्या हो गया, पानी से एकदम ठोस है। अब आपने क्या किया, जो निचला इलाका था यहाँ पर एक बोरिंग कर दिया इस क्षेत्र में, अब क्या होगा, पानी निकलेगा कि नहीं अपने आप, क्योंकि पूरे का यहाँ पर वाटर लेवल ज़्यादा है। तो आप भी जानते हैं लिक्विड मटेरियल है, द्रव अवस्था है, तो पानी क्या करेगा, यहाँ से निकल के बाहर चलने लगेगा। इन्हीं को बोला जाता है आर्टेसियन बेल्स, आर्टेसियन कुएं। और ये पूरे ऑस्ट्रेलिया में सबसे यूनिक प्रजाति है, एकदम से यूनिक प्रॉपर्टी है, एकदम यूनिक से एकदम स्पेशल चीज़ है। तो हमारे यहाँ की तरह वहाँ पर आपके ज़्यादा अटरम सटरम करने की आवश्यकता नहीं है, पानी फ्री है एकदम से। बरसात इस रीजन में होगी, मजे कौन लेगा, नीचे वाले रीजन के, ठीक। यानी यहाँ पर बरसात हुई और यहाँ से नदियों में से पानी बह के चला गया, वो भी इस क्षेत्र में जाएगा, और ग्राउंड वाटर में चला गया, वो भी क्षेत्र के लोगों के लिए। और ये कौन सा कहलाता है, इसको बोलते हैं ग्रेट आर्टेसियन बेसिन, ग्रेट आर्टेसियन बेसिन, ठीक। तो ये वो क्षेत्र है जहाँ पर आपका नेचुरल वाटर अपने आप निकलता है, ग्राउंड वाटर कहाँ से फ्लो होता है, सुरागों से, ठीक। बात क्लियर। क्यों होता है ऐसा, क्योंकि पूरा जो एक्वीफर्स है यहाँ पर वो कैसे हैं, वो पूरा कनेक्टेड है ग्रेट आर्टेसियन बेसिन तक, लेक आयर तक, ठीक। तो इस पूरे क्षेत्र को बोलते हैं आपके ग्रेट आर्टेसियन बेसिन। और इधर का जो आपका यहाँ पर जो आउटलेट होगा जहाँ से पानी निकलेगा नेचुरली, उसे बोला जाएगा आर्टेसियन बेल, यानी कि आर्टेसियन कुआं, ठीक, आर्टेसियन कुआं। बात क्लियर, ठीक। अब ऐसे में क्या होगा, यहाँ पर आपका पानी भरपूर मिल रहा है इस रीजन में, तो ऐसे में इस क्षेत्र में एग्रीकल्चर यानी कि जो आपको खेती होगी वो कैसी होगी, आसान होगी, पॉसिबल होगी, ठीक, अच्छे तरीके से की जा सकती है। क्योंकि यहाँ पर आपको बहुत ज़्यादा कोई खास पानी की, जैसे हमारे रीजन में क्या है, हमारे रीजन में देखिए पानी तो पहले बहुत था, लेकिन जैसे जैसे आपके एक्सटेंसिव एग्रीकल्चर हम लोग कर रहे हैं, ग्राउंड वाटर क्या होता जा रहा है, कम होता जा रहा है। तो जितना ज़्यादा ग्राउंड वाटर कम होगा, बरसात आपकी उतनी होती नहीं कि जिसमें आप एग्रीकल्चर सस्टेन कर सके, खेती पूरी तरह हो सके। तो नीचे से पानी निकालेंगे बोरिंग से, उसमें लगाएंगे खेत में, तो उसके लिए भी खर्चा बढ़ेगा, चाहे तो बिजली से निकालें, चाहे आपके डीजल इंजन से, किसी से हम लोग काम करें, ठीक है। इस एरिया में उसका झंझट ही नहीं है। एक और चीज़, इस रीजन में आज की डेट में आपकी खेती का, अब दूसरी चीज़, हमारे यहाँ पर क्या, खेतों के जो जोत हैं वो छोटे हैं, हमारे यहाँ पर मार्जिनल फार्मर ज़्यादा है। कहने का मतलब जिनकी आपकी खेती की ज़मीन है वो 2 एकड़ से कम है। 2 एकड़ तो छोड़ दीजिए, मोस्ट ऑफ द इस वेस्टर्न यूपी में क्या है, लोगों के पास में कितनी ज़मीन है, कोई आपका आधा बीघा, 1 बीघा, 2 बीघा, 10 बीघा वाले आपके रीजन वाले जी बहुत हैं। अब ऐसे में यहाँ पर ना तो मशीनीकरण हो सकता है इस क्षेत्र में, और ना बहुत ज़्यादा आपकी इनकम हो सकती है उस खेती से, ठीक है। जबकि ऑस्ट्रेलिया में एकदम उल्टा है। ऑस्ट्रेलिया में और यूएसए में 2 चीज़ों में खास बात है कि यहाँ पर जो फार्म होते हैं वो आपके बहुत लंबे तगड़े होते हैं, कई किलोमीटर तक एक ही किसान का। अब ऐसे में वो क्या करते हैं, हाथ से तो कुछ करने से रहे, तो आपके जो कीटनाशक वगैरह छिड़केंगे वो आपके हेलीकॉप्टर से या फिर फोटोग्राफी किससे करते हैं, ड्रोन से। बात क्लियर। तो ड्रोन से फोटो नहीं खींचना है, स्प्रे करना है, वो ज़्यादा एडवांस है क्योंकि वहाँ पॉसिबल है, ठीक है। लेकिन यहाँ पर एक बहुत तगड़ा दुश्मन है इनका, और वो दुश्मन है खरगोश। खरगोश यहाँ का नेटिव नहीं था। खरगोश क्या पहुँचा कैसे, इंडिया में एक आपका अंग्रेज जब आया ऑफिसर, उसकी वाइफ को यहाँ पर बड़ा आपको 2 खरगोश पसंद आए, उन्होंने कहा सो क्यूट उसने 6 आपके सैंपल लिए और ऑस्ट्रेलिया में ले गई। अब उन 6 की औलादें इतनी हैं आज की डेट में कि ऑस्ट्रेलिया में ठीक है इनाम घोषित है कि खरगोश मार कर लाओ, हमसे इनाम ले जाओ। अनचेक्ड पॉपुलेशन, कोई खाने पीने वाला है नहीं खरगोश को वहाँ, तो अनलिमिटेड ग्रोथ है। हमारे यहाँ पर वो क्यूटनेस के चक्कर में आपके बर्बाद हो गए ठीक है, बात क्लियर। हाँ, तो यूपीएससी वालों को यूपीएस से थोड़ा बचकर रहिएगा, खरगोशों से कहने का मतलब, ठीक। तो यहाँ पर जो दुश्मन है वो आज की डेट में खरगोश बहुत बड़ा है ठीक है, बात क्लियर।
अब देखिए इसमें अगर सिटी की हम लोग बात करेंगे तो यहाँ पर आपके कुछ एक सिटी इंपॉर्टेंट है। क्या कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, अभी बता रहे हैं उसके बारे में। भाई तो पहुंच रहा था तब तक मेरी खुद प्यास जग गई। ठीक है, अब जो ऑस्ट्रेलिया के मेजोरिटी ऑफ द पार्ट में आप देखेंगे यहाँ पर इस वाले पूरे रीजन में, तो देख रहे होंगे डिजर्ट ज़्यादा है, मरुस्थल ज़्यादा है। ऐसे में क्या होगा, यहाँ पर इस एरिया में पानी पर्याप्त होता नहीं, बरसात पर्याप्त है नहीं, तो इसलिए क्या बोल देते हैं इसे, हाँ, प्यासी भूमि का देश। ठीक है, लेकिन एक तरफ बहुत पानी जमीन से खुद ब खुद निकल रहा है, दूसरी तरफ है ही नहीं बिल्कुल। ठीक, अब यही जो इलाका था, ये वाला पार्ट, इसी में लगी थी जंगलों में आग। बात में जो आपको याद होगा कि आपका ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बुश फायर याद है कि नहीं? हाँ, यहाँ पर एक जानवर था, वो आपका गंभीर संकट में पड़ा, और वो जानवर कौन सा था? वो था कोआला। अब ये कोआला क्या होता है? जो आप टेडी बियर गिफ्ट करते हैं, हाँ वो समझ जाओ वही सैंपल है। ठीक है, ये वहाँ के भालू की प्रजाति का है, मतलब उसी के खानदान का है, और ये बड़ा सुस्त जानवर होता है। इसे सिर्फ खाने को मिल जाए, उसके बाद सोना पसंद करता है, और इसकी थिंकिंग, अब जाहिर सी बात है ज़्यादा सोएगा क्या होगा, उसकी माइंड कैपेसिटी कम हो जाएगी, तो ये भागने भूगने में ज़्यादा परिश्रम में मेहनत आपकी कोशिश नहीं करता। और ये शाकाहारी होता है, जो आपके ज़्यादातर आपको याद होगा भालू जो होते हैं शाकाहारी होते हैं, बियर जो प्रजाति वो ज़्यादातर शाकाहारी है। ठीक है, एक पढ़ा होगा आपको, रेड पांडा याद होगा। रेड पांडा कहाँ मिलता है, कहाँ पर? या तो अरुणाचल में या फिर आपके तिब्बत की तरफ। और वो क्या खाता है, वो क्या खाता है पता है क्या? वो खाता है आपके बांस। नया बांस उगेगा, उसका जो ऊपर वाला सॉफ्ट पार्ट होता है वो चबा लिया। और नॉर्थ ईस्ट में भी बांस का आपका अचार है, बड़ा फेमस है। ठीक, तो ऐसे ही क्या, उसी की प्रजाति क्या हो गया भाई इसको? अच्छा है, तो जो आपके ऐसी प्रजाति है यहाँ पर इस रीजन में, देखो जरा इसकी आत्मा तो नहीं निकल गई इसकी। ठीक, इसको प्राण डालिए इसमें। चार्जिंग वाला सिस्टम नहीं रखा है क्या? चलिए ठीक है, ऐसे प्राण आ गए इसमें। ठीक है, तो देखिए क्या कह रहे हैं? हाँ बिल्कुल, और क्या, तो ज्योग्राफी हर किसी के लिए है ही नहीं, फैक्ट बात है। अब लोग क्या करते हैं, गोवा घूम ली, ज्योग्राफी देख ली। लोग गोवा घूमने को ज्योग्राफी समझते हैं। तो दुनिया में देखने वालने के लिए बहुत कुछ है गोवा के अलावा, तो ज्योग्राफी पढ़ना इसलिए जरूरी है ताकि गोवा से भी बाहर निकल सकें। ठीक है, देखिए तो ये वाला जो रीजन में बता रहा था यहाँ पर, तो ये मैं बता रहा था कोआला जो प्रजाति है उसके जो स्पेसीमेन से ये माना जाता है केवल उसकी जनसंख्या थी वो केवल 8000 के करीब थी, केवल 8000 के करीब। तो ऐसे में देखिए सुस्त जानवर है, उतना चपल चालाक नहीं है, तो जब गंभीर संकट आया तो माना ये जाता है आपके कोआला पर आपका उसके एक्सटिंक्शन का खतरा पैदा हो गया है। यानी आज की डेट में जो आपके चिड़ियाघरों में होगा या अलग टेरिटरी में मौजूद होगा, वही सब प्रजातियाँ उसी के वही स्पेसीमेंस बचे होंगे, वही आपके जीव बचे होंगे। 8000 में से माना जा रहा है कि इसमें से बहुत बड़ी जनसंख्या आज की डेट में ऑस्ट्रेलियन बुश फायर में 2020 में जो आग लगी उसमें खत्म हो गई। ठीक, बहुत बड़ी संख्या में। रीजन ये था कि आपका ये मैंने पहले ही बताया कि आपके शाकाहारी है, आपका सुस्त जानवर है, और सुस्त जानवर जो होता है वो ज़्यादातर आपके चपल चालक नहीं होता, संकट आने पर वो ज़्यादा आपकी कोशिश नहीं कर पाता। दूसरी चीज़, यहाँ पर जो आग लगी थी वो 2 तरफ से लगी थी, और ऐसे में क्या होगा आपका जानवरों को, ये तो आपके इतना ज्ञान, ज़्यादातर जानवरों को इतना दिशा ज्ञान नहीं होता कि आपको किस डायरेक्शन में जाना है। तो ऐसे में यहाँ पर मरने वाले की जो संख्या थी बहुत हैवी थी। हमें 2020 का याद है, भारत में भी आपका ऐसा हुआ कि जब पिछले 8-10 दिन 15 दिन से लगातार एक जंगल भारत में भी जल रहा है।
हालांकि अब थोड़ी अच्छी खबर ये है कि वहाँ पर बरसात होने की संभावना बनी है और बरसात से हो सकता है वो आपका थोड़ी आग बुझ गई हो, ठीक है। हाँ, और वो कौन सी जगह, मतलब बरसात हो गई पूरी, लेकिन गारंटी नहीं कि आपका आग बुझ जाए, कि जो दावानल होता है, जंगलों की जो आग होती है बहुत प्रचंड होती है, छोटी मोटी बरसात से कवर नहीं की जा सकती। और कौन सी जगह है वो आपका, वो है उड़ीसा में सिमलीपाल, ठीक है। तो देखिए यहाँ पर जो कुछ सिटीज हैं जो आपके रिमार्केबल है, जिनको हमें पढ़ना अवश्य चाहिए, वो कौन कौन से हैं। तो देखिए वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया हमने सबसे पहले पढ़ा था, यहीं से शुरू करते हैं। तो यहाँ पर देख रहे होंगे पर्थ, लिख रहा है कि नहीं, ठीक, पर्थ वाला रीजन, ठीक। तो यहाँ पर कौन सा आपका सिटी है जो सबसे प्रमुख सिटी है वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में, जिसका नाम है पर्थ। आपको याद होगा यहाँ पर क्रिकेट मैच भी होते हैं, ठीक है। यहीं से आपके पर्थ की आपके ईस्ट डायरेक्शन में जाएंगे तो यहाँ पर दो रीजन दिखेंगे जिनका नाम होगा कालगुरली और कूलगार्डी, दिख रहा है कि नहीं। हाँ, ऑस्ट्रेलिया ने क्या किया, पर्थ से यहाँ से लेकर पूरी एक ट्रेन सर्विस शुरू की, और जिसको बोला गया आपका ट्रांस ऑस्ट्रेलियन रेल नेटवर्क, ठीक है, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन। ये ऑस्ट्रेलिया के पश्चिमी किनारे को जोड़ती है किससे, उत्तरी किनारे से। यहीं पर आपका पड़ता है आपकी दो खदानें जिनका नाम है कालगुरली और कूलगार्डी। ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे फेमस खदानों में से एक है, माइंस हैं ये। और यहाँ से क्या निकाला जाता है, यहाँ से डायमंड मिलते हैं, सोना मिलता है, ठीक है, और भी बहुत सारे मिनरल्स यहाँ से एक्सट्रैक्शन किया जाता है। बहुत ही फेमस क्षेत्र है ये, ठीक है। और ये भी कौन सी टेरिटरी में है, वेस्टर्न ऑस्ट्रेलिया में, यानी पश्चिमी ऑस्ट्रेलिया में। बात क्लियर, ठीक। उसके बाद देखिए इस वाले सिटी में यहाँ पर आ जाएंगे तो यहाँ पर ऊपर की तरफ दिख रहा होगा आपको नॉर्दर्न टेरिटरी में, जिसका नाम है डार्विन, याद है कि नहीं, ठीक। इसमें देखिए दिख रहा होगा आपको डार्विन। डार्विन बिल्कुल कहाँ पर है आपका, तिमोरसी अराफरासी, जहाँ पर दोनों मिलते हैं वो वाला आपका रीजन है डार्विन का। अब डार्विन कौन थे ये, हाँ भाई चार्ल्स डार्विन समझिए, ठीक है, उन्हीं के नाम से याद रखना है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पर आ जाएंगे तो इस वाले रीजन में, यहाँ इसमें क्या ना, क्वींसलैंड में यहाँ पर आपको सिटी मिलेगा ब्रिस्बेन, दिख रहा है कि नहीं, ब्रिस्बेन, बिल्कुल क्वींसलैंड और नॉर्थ साउथ वेल्स जहाँ मिलते हैं उससे ऊपर ब्रिस्बेन। और ब्रिस्बेन के नीचे यहाँ पर आपको दिख रहा हो गोल्ड कोस्ट। गोल्ड कोस्ट में भी क्रिकेट मैच होते हैं, याद है कि नहीं। हाँ, और इसी से ऊपर याद रखना यहाँ पर गोल्ड कोस्ट एक और था, इसलिए मैंने इसको जिक्र किया। हमने अफ्रीका में जब पढ़ा था 4 कोस्ट मैंने बताए थे आपको, ग्रैंड कोस्ट, गोल्ड कोस्ट, स्लेव कोस्ट और आइवरी कोस्ट। तो ग्रैंड कोस्ट आपका जो गोल्ड कोस्ट था वो कौन सा रीजन था, वो घाना वाले रीजन, जहाँ से आपके गोल्ड का एक्सपोर्ट किया जाता था यूरोपियन कंट्रीज के लिए कॉलोनियल पीरियड में, ठीक है। तो ये गोल्ड कोस्ट और वो गोल्ड कोस्ट दोनों अलग हैं, ठीक है। वो गोल्ड कोस्ट पूरा एक तट को बोला गया, पूरे एक देश को बोला गया, और यहाँ पर क्या एक सिटी है छोटा सा, ठीक है, ब्रिस्बेन। उसके बाद जब आ जाएंगे आपके न्यू साउथ वेल्स में, तो यहाँ पर एक सिटी दिख रहा होगा जिसका नाम है सिडनी, ठीक। सिडनी के नीचे यहाँ पर कैनबरा देखेंगे तो कैनबरा क्या है आपके, ये न्यू साउथ वेल्स में नहीं आता, ये अलग टेरिटरी है, जैसे हमारे यहाँ पर एनसीआर, ठीक। उसके नीचे यहाँ पर देखेंगे तो इसमें एक सिटी दिख रहा होगा विक्टोरिया में मेलबर्न, ठीक, देखा कि नहीं। हाँ, तो ये कुछ इंपॉर्टेंट सिटी हैं। और आपके साउथ वेल्स में आ जाएंगे तो यहाँ पर एक सिटी है एडिलेड, देखा कि नहीं, ठीक। ये सब वही ना क्रिकेट होती है, हाँ, तो याद करने में दिक्कत तो होनी नहीं है, एक एक दिन क्रिकेट मैच देख लोगे बात खत्म, ठीक है, होना है कि नहीं, बस टेरिटरी याद करनी है कहाँ पर है, ठीक, बात क्लियर, ठीक। और अगर हम चले जाएंगे कहाँ पर, तस्मानिया में, तो यहाँ पर एक सिटी होगा जिसका नाम है होबार्ट। तो होबार्ट क्या है, वो उसकी कैपिटल है तस्मानिया की, ठीक है। तो ये कुछ एक टेरिटरी हैं जो आपकी सिटी हैं। अब इसमें गौर से एक चीज़ देखिए, जितनी भी आपको सिटी दिख रही है हर एक सिटी कहाँ पर है, मार्जिनल एरिया पर है, यानी कोस्टल एरिया पर है। कोई भी सिटी इसमें आपका बड़ी सिटी इसके इंटीरियर पार्ट में नहीं है। ऐसा क्यों, क्योंकि वेस्टर्न जो ऑस्ट्रेलिया, आधे से ज़्यादा ऑस्ट्रेलिया वेस्टर्न टेरिटरी में वो तो रहने लायक ही नहीं है बिल्कुल, ठीक। और जो आपके इडल वाला पार्ट है इसमें आपके पहाड़ी क्षेत्र है ज़्यादा ऊंचा, तो जो बड़े सिटी हैं। दूसरी चीज़ यहाँ पर क्या हुआ, यहाँ अंग्रेज जब आए तो आपके अंग्रेजों ने देखा होगा भारत में भी उन्होंने टेरिटरी कहाँ बसाई थी, कोस्टल इलाकों में बसी थी कि नहीं। तो ज़्यादातर जो सिटी थी वो कोस्टल इलाकों में बसाई गई। भारत में भी ऐसा ही किया था उन्होंने, सूरत ले लीजिए, ठीक, चाहे श्रीरंगपट्टनम समझिए, चाहे कालीकट समझिए, चाहे बॉम्बे, सारी सिटी उन्होंने आपके वहीं पर मतलब वहीं पर आपके जाके सेटलमेंट किया, ठीक, बात क्लियर।
तो ये था किसके बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में। अब आते हैं हम लोग किसके बारे में, न्यूजीलैंड के बारे में। तो न्यूजीलैंड में यहाँ पर आपके दो बड़े आपके यहाँ पर आइलैंड्स हैं, इसके अलावा एक छोटा आइलैंड है। अब दो बड़े आइलैंड कौन कौन से हैं, इसके ऊपर वाले जो नॉर्थ में दिखेगा इसको बोलते हैं नॉर्थ आइलैंड, और इसके नीचे वाले को बोलते हैं साउथ आइलैंड। ठीक है, लो 3D जूम देखो अब इसको। ठीक है, तो ये कौन सा आपका न्यूजीलैंड। ठीक, तो न्यूजीलैंड में आप देख रहे होंगे ये वाला देखिए नॉर्थ आइलैंड और ये वाला साउथ आइलैंड, और एक छोटा सा आइलैंड नीचे दिख रहा होगा जिसका नाम होगा स्टीवार्ट आइलैंड। स्टीवार्ट आइलैंड। तो कई बार आपके ये सीक्वेंस लगाने के लिए आ जाएगा, तो कौन सा वाला है आपका, सबसे उत्तर में आपका नॉर्थ, फिर बीच में आपका साउथ आइलैंड और उसके नीचे स्टीवार्ट आइलैंड। अब जाहिर सी बात है जो आइलैंड डिवाइड होंगे तो उनके बीच में चैनल भी होगा, उनके बीच में क्या होगा, स्ट्रेट भी होगी। तो नॉर्थ और साउथ के बीच में कौन सी स्ट्रेट है, कुक। अब ये कुक कौन से, रसोइया वाले। ठीक है, कैप्टन जेम्स कुक कौन थे ये वो व्यक्ति था, बहुत बड़ा आपके नाविक थे, और इन्होंने पूरे दुनिया का चक्कर काट के जब आए तो सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया में ही टकराए आकर, सबसे पहले ऑस्ट्रेलिया न्यूजीलैंड में ही टकराए आकर। ठीक, तो कहा जाता है कि ऑस्ट्रेलिया के लिए नया सी रूट था उसकी खोज किसने की, जेम्स कुक ने। बात क्लियर है, कैप्टन कुक ने। तो उन्हीं के नाम पर इसको रख दिया गया कुक स्ट्रेट। ठीक है, और स्टीवार्ट आइलैंड और साउथ आइलैंड के बीच में आपका देखेंगे तो यहाँ पर दिख रही होगी स्ट्रेट फोवेक्स स्ट्रेट। तो दो स्ट्रेट हैं आपके न्यूजीलैंड में, नॉर्थ और साउथ के बीच में कुक और साउथ और स्टीवार्ट के बीच में फोवेक्स। तो दो स्ट्रेट इस वाले रीजन में है। ठीक है, बात क्लियर। यहाँ पर जो सिटी है उसमें 2-3 इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सी, एक तो क्राइस्ट चर्च है, यहाँ पर ही आपके क्रिकेट होता है। ठीक, पता ही होगा आप सबके लिए। एक देखिए ऊपर देख रहे होगा, यहाँ पर होगा आपका ऑकलैंड और इसके नीचे होगा हैमिल्टन। तो ये बहुत सारे रीजन है जहाँ पर क्या होता है, आपके लगातार क्रिकेट मैच भी होते हैं और ये इंपॉर्टेंट रीजन भी है। और ये बीच में आपको कुक स्ट्रेट के किनारे पर होगा जिसका नाम है वेलिंगटन। तो वेलिंगटन यहाँ की कैपिटल सिटी भी है, जैसे कि ऑस्ट्रेलिया में कैनबरा थी। ठीक, तो ये 4 इंपॉर्टेंट सिटी हैं यहाँ पर, और यहीं पर क्या है आपके कुछ आइलैंड्स भी हैं, कुछ मैच भी आपके, उनके बारे में बात करेंगे। ठीक है, अब जो न्यूजीलैंड है और ऑस्ट्रेलिया है उन दोनों के बीच में यहाँ पर इस रीजन में यहाँ पर पूरा एक बैरियर पाया जाता है, और वो बैरियर क्या है, बड़ा ब्यूटीफुल है। और वो बैरियर किसका है, वो है आपके कोरल्स का। अब कोरल्स क्या होते हैं, इनकी प्रवाल क्या होते हैं, इनके बारे में डिस्कशन कर लेते हैं थोड़ा सा। समुद्र में देखा होगा बहुत सारी अलग अलग प्रजातियां पाई जाती हैं। आप सभी ने एक चीज देखो, सीप देखी है, सीप क्या होती है, शंख देखा है सभी ने, शंख किस चीज का बना होता है, सीप सिंक जंगली आपके समुद्री जीव होते हैं। जब मर जाते हैं वो, तो उनके अंदर जो सॉफ्ट आपकी बॉडी होती है वो पार्ट निकल जाता है, ऊपर वाला जो हार्ड कवच बचता है भाई सीप और शंख बनता है। तो ऐसे ही आपके यहाँ पर बहुत सारे जीव मिलते हैं समुद्र में जो अपने चारों ओर क्या करते हैं, सिक्रीशन करते हैं। किस चीज़ का, कैल्शियम कार्बोनेट का। कैल्शियम कार्बोनेट क्या है, बहुत सारी चीज़ों में है कैल्शियम कार्बोनेट। अब चौक जो इस्तेमाल करते हैं वो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट। चूना लगाते हैं लोगों के लिए नहीं, दीवार पर। ठीक है, तो चूना लगाते हैं वो भी क्या चीज़ है, वही फाइनली कन्वर्ट टू कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, इसके अलावा संगमरमर, ठीक, यानी मार्बल, वो भी क्या है। ठीक, तो आपने गाना सुना होगा, सुनो ना संगमरमर, सुना है कि नहीं। तो अगली बार से अपने केमिस्ट्री अपने याद रखना है तो गाएंगे आप, सुनो ना कैल्शियम कार्बोनेट। ठीक है, तो याद करने के लिए वहाँ से आप मेमोराइज करना है उसको। ठीक है, तो ये जो टेरिटरी आपके बहुत सारी चीज़ों में होता है कैल्शियम कार्बोनेट और भी। तो ऐसे ही बहुत सारे आपके छोटे छोटे जीव होते हैं समुद्री। ठीक है, और उनमें से उन्हें क्या बोलते हैं, कौन से जीव, यही कोरल्स अपने चारों ओर सिक्रीशन करते हैं कैल्शियम कार्बोनेट का। लेकिन ये जन्म लेते हैं, कुछ टाइम जिंदा रहेंगे, उसके बाद ये मर जाते हैं। अब मरने की इनकी खास बात क्या है कि सपोज करते ही ये कोई समुद्री इलाका है, अब इन्होंने अपना कब्रिस्तान यहाँ बनाया, ठीक, यूँ मान लेते हैं। अब एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक, एक के ऊपर एक क्या होंगे, इनके पूर्वज के बाद इनकी जनरेशन आएगी, एक के ऊपर एक मरते चले जाएंगे। और ये मिलते कहाँ पर है, इनकी खास बात ये होती है ये मिलते हैं सैलो वाटर में। अब सैलो वाटर क्या होता है, उथला जल, यानी जहाँ पर समुद्र की गहराई बहुत ज़्यादा ना हो। दूसरी चीज़, यहाँ पर टेम्परेचर कैसा होगा वाटर का, कैसा हो, बहुत मॉडरेट हो,
समुद्री जल का जो तापमान एवरेज होता है वो 27 डिग्री होता है मैक्सिमम, वैसे ज़्यादा भी होता है औसत तापमान। तो यहाँ औसत से नीचे रहे, औसत से नीचे मतलब 20 से 22-23 डिग्री के अराउंड, यानी हम कह सकते हैं आपके नॉर्मल टेम्परेचर में। और ये बहुत ही सेंसिटिव होते हैं, यानी तापमान अगर ज़्यादा बढ़ गया या ज़्यादा घट गया तो ऐसी कंडीशन में क्या हो जाते हैं, ये खत्म हो जाते हैं। अब जो कोरल है, जो ऊपर से देखने में तो एक लगता है, लेकिन ये गठबंधन सरकार है, ठीक। गठबंधन सरकार कैसे, इसके अंदर एक प्राणी है जो क्या है, कैल्शियम कार्बोनेट इसके ऊपर की बॉडी का कवच है। जैसे हमारे अंदर ऊपर स्किन है, नाखून है, उसी तरीके से इसके ऊपर क्या होती है, अंदर जीभ बैठा है, उसके ऊपर से हम कपड़े पहने, कपड़ों की जगह उसने क्या पहन रखा है, कवच ओढ़ रखा है कैल्शियम कार्बोनेट का, और उस कवच के ऊपर ये एक प्रजाति को पालता है ऊपर। और वो प्रजाति कौन सी होती है, वो होते हैं एल्गी, यानी कि शैवाल, ठीक। अब शैवाल क्या होता है ये मत पूछेगा, पिछली बार मैंने बताया ही था, काई, ठीक, जो तालाबों में मिलती है, नल की टोटी मिलती है वही वाली, ठीक है, तो वही शैवाल। अभी शैवाल जो नल की टोटी मिलती है बहुत छोटा वाला है, यहाँ पर जो शैवाल मिलते हैं पूरे बाप के कई मीटर ऊंचे हो जाते हैं। अब क्या करते हैं, इनके दोनों को फायदा है। शैवाल मतलब आपके ग्रीन एल्गी, अभी एल्गी क्या होता है, ग्रीन कलर का होता है, रेड भी होता है, लेकिन क्या करेगा, ये फोटोसिंथेसिस करता है, प्रकाश संश्लेषण, और प्रकाश संश्लेषण करके क्या बनाएगा, फूड बनाएगा, ठीक। और बदले में क्या होगा, नीचे वाला जो पार्ट है कोरल, वो इसके लिए दे रहा रहने के लिए जगह, और एल्गी क्या कर रहा है इसके लिए, इसको देगा खाना। तो दोनों के बीच में क्या होगा, म्यूचुअलिज्म हो गया। दोनों के बीच में गठबंधन सरकार कैसी, एक दूसरे पर डिपेंड है, यानी हंस हंसनी का जोड़ा, एक खत्म दूसरा खत्म। तो अगर ये खत्म तो कोरल खत्म, ठीक, और ये खत्म तो ये खत्म। तो दोनों के बीच क्या है, ऐसी परमानेंट रिलेशन जब होती है तो उसे क्या बोलते हैं, हम बोलते हैं उसको सहजीविता, यानी कि म्यूचुअलिज्म या सिम्बायोसिस, ठीक है। बात क्लियर। अभी बहुत सेंसिटिव होने के कारण क्या हो जाता है, ये समुद्रों में काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। दूसरी चीज़, एल्गी होते हैं वो डिफरेंट कलर के होते हैं, कोई ब्लू कलर का, कोई ग्रीन कलर का, कोई पिंक कलर का, ठीक, कोई रेड कलर का, कोई इन दोनों का मिक्सचर। तो ऐसे में क्या होगा, यहाँ पर अब सोचिए, यहाँ पर खूब बने घने जंगल मिल रहे हैं, एल्गी खूब ऊंचा सीधा सीधा जा रहा है, और वो भी अलग अलग कलर का है, तो स्ट्रक्चर कैसा दिखेगा, कलरफुल दिखेगा। तो ये क्या होते हैं आपके बड़े सेंसिटिव और साथ में बड़े ब्यूटीफुल क्रिएचर्स भी होते हैं, ठीक। तो ऑस्ट्रेलिया के, हाँ एक और चीज़ बता रहा था मैं, यहाँ पर जब ये कोरल्स जब मरते हैं तो इनकी मरने की स्टाइल क्या होती है, 2-3 तरीके से होती है। या तो यहाँ पर मरेंगे तो एक पूरी दीवार की संरचना में, समुद्री तट से थोड़ी सी दूर, यहाँ मर गए, इसके ऊपर मर गए, तो पूरी आपकी बहुत हजारों सालों में क्या हो जाएगी, दीवार बन जाएगी। और जब ये दीवार बन जाएगी तो क्या हो जाएगा, इसे बोला जाएगा रीफ। रीफ का मतलब ही होता है रुकावट, यानी कि दीवार, ठीक। अगर ये तट के किनारे कहीं पर इकलौती छोटी दीवार है तो इसे बोला जाएगा फ्रिंजिंग रीफ। क्या बोलेंगे, फ्रिंजिंग रीफ, ठीक। और अगर ये ज्यादा लंबी दीवार है और रुकावट पैदा कर रही है सीधे आने जाने में, ठीक, चूंकि बहुत घने हो जाते हैं ये, तो पूरी रुकावट हो जाती है। अब ऑस्ट्रेलिया में ही देख लीजिए, यहाँ से लेकर यहाँ तक है। अब सीधे क्या होता है, कोई भी बड़े आपके जहाज़ों को, ट्रेवलिंग को यहाँ पर मना कर दिया, क्योंकि इनको डैमेज होते फिरना ये। तो यहाँ से क्या होगा, रुकावट पैदा हुई, रुकावट मतलब बैरियर, तो तब इसे क्या बोल देंगे, तो इसे बोला जाएगा बैरियर रीफ। क्या बोलेंगे, बैरियर रीफ, ठीक। कई बार क्या होते हैं, जब ये मरते हैं तो आपके गोल चक्र में ऐसे मरते हैं, रिंग आकार में, अंगूठी की संरचना में, यानी कुछ यहाँ पर मर गए, कुछ यहाँ मर गए, कुछ यहाँ मर गए, कुछ यहाँ मर गए। तो क्या हो जाएगा, समंदर के अंदर एक झील बन जाएगी। झील कैसे, मान लेते हैं ये पूरा पानी है, अब इस पानी में पूरे गोल स्ट्रक्चर में ऐसे बन गए, तो चारों तरफ से दीवार खड़ी हो गई, बीच में आपका पानी भर गया। तो जब ऐसी कंडीशन में गोल गोल संरचना मरे तो इन्हें बोला जाता है एटॉल। क्या बोलते हैं, एटॉल। तो 3 तरीके के आपके होते हैं, ये बैरियर रीफ, फ्रिंजिंग रीफ और एटॉल। लेकिन ये बहुत सेंसिटिव होते हैं। जब समुद्र का टेम्परेचर घटता बढ़ता है आपके 5 डिग्री से ज़्यादा, 2-3 डिग्री से, मतलब आपके उनकी रेंज से ज़्यादा, तो तब आपके क्या हो जाता है, ये मरना शुरू होता है। जब ये मरते हैं तो इनके लिए टर्म इस्तेमाल की जाती है कोरल ब्लीचिंग। क्या चीज़, कोरल ब्लीचिंग, यानी कि प्रवाल विरंजन, ठीक। यूपीएससी का बहुत हॉट टॉपिक है, मतलब इसमें से बहुत बार सवाल आते हैं। तो प्रवाल विरंजन क्यों होता है, क्योंकि समुद्र के पानी में टेम्परेचर घटता बढ़ता है, ठीक। तो ऑस्ट्रेलिया के नॉर्थ ईस्ट कोस्ट पर यहाँ पर पूरी एक बहुत बड़ी रेंज है जिसको बोला जाता है ग्रेट बैरियर रीफ। अब ये बैरियर रीफ बहुत सारी जगहों पर मिलते हैं। हमारे भारत का पूरा लक्षद्वीप जो एरिया है वो किससे बना है, इन्हीं प्रवालों से बना है। अब देखते ये वाला पार्ट है, अगर इसमें बहुत सारे ऐसे मर जाएं तो क्या हो जाएगा, ये पूरा इलाका समंदर से ऊपर आ जाएगा। तो कैसा दिखेगा वो,
आइलैंड की तरह, ठीक। तो कई बार यहाँ पर आइलैंड भी बन जाते हैं, जैसे कि भारत का लक्षद्वीप पूरा प्रवालों से बना हुआ है। इसका मतलब है कि नीचे जमीन में क्या है आपका, कैल्शियम कार्बोनेट बहुत ज़्यादा है। अब सोचिए कितने आपके लाखों अरबों की संख्या में आपके कोरल्स मरे होंगे तब जाकर आइलैंड बना, कितने, और ये सदियों में आपके मतलब आपके हजारों लाखों सालों में आपके परिपूर्ण हुआ होगा। ठीक है, बात क्लियर? टाइम हो गया क्या? अच्छा गुस्से में घूर कर देख रहे तो समझ गया ठीक है, इसको और थोड़ा खत्म कर देते, ठीक है, बाद 2 मिनट और लेंगे सर ठीक है। तो देखिए ऑस्ट्रेलिया में मैंने एक और चीज़ बताई थी आपके, 2 कंट्री यहाँ पर, एक तो न्यूजीलैंड और ऑस्ट्रेलिया। इसके अलावा यहाँ पर 3 आपके छोटे छोटे बहुत सारे देख रहे होंगे, पूरा पैसिफिक ओशन है। इस पैसिफिक ओशन में बहुत सारे छोटे छोटे आइलैंड्स मिलते हैं। उन आइलैंड्स को 3 फेडरेशन में डिवाइड कर दिया। ऊपर की तरफ जो आपके कहाँ पर गिनी आइलैंड के ऊपर की तरफ है, यानी कि नॉर्थ डायरेक्शन में, उसको बोल दिया कौन सा, माइक्रोनेशिया। ठीक, कौन सा, माइक्रोनेशिया। अब यहाँ पर देखिए 4 आइलैंड इंपॉर्टेंट है, कौन कौन सा, एक तो देख रहे होंगे मैरियाना आइलैंड। मैरियाना क्या चीज़ है, यहाँ पर एक खाड़ी है जिसका नाम क्या है, सॉरी यहाँ पर एक पूरी खाई है बहुत गहरी, दुनिया की सबसे गहरी, याद है कि नहीं, मैरियाना गर्थ यानी मैरियाना ट्रेंच। उसी मैरियाना ट्रेंच में यहाँ पर क्या है, बहुत सारे आइलैंड्स हैं, उनको मैरियाना आइलैंड बोल देते हैं। ठीक, यहीं पर एक आइलैंड है जिसका नाम है गुआम। क्या नाम है उसका, गुआम। तो गुआम क्या है, गुआम यूएसए का नेवल बेस है, यानी कि नौसैनिक अड्डा है, जिस पर चाइना को विवाद चल रहा है उसके एरिया में। ठीक है, उसके बाद ये वाला है कैरोलिन आइलैंड, फिर है मार्शल आइलैंड। तो ये किस में आता है, ये माइक्रोनेशिया का पार्ट है। माइक्रोनेशिया मतलब बहुत छोटे छोटे आपके आइलैंड्स, ग्रुप ऑफ आइलैंड, इसको बोलते हैं फेडरेटेड स्टेट्स ऑफ माइक्रोनेशिया। उसके नीचे गिनी आइलैंड से लेकर फिजी तक इस पूरे एरिया को बोला जाता है मेलानेशिया। तो फिजी आपको याद होगा, याद है कि नहीं, मोदी जी पहले आपके पीएम थे जो कहाँ गए थे, फिजी के दौरे पर गए थे। एक और चीज़ मैंने बताई थी कि भारत से बहुत सारे आपके एरिया से बहुत सारे लोगों को, मतलब कॉलोनियल पीरियड में भारत से कई सारे लोगों को अलग अलग देशों में ले जाएगा मजदूरी कराने के लिए, गन्ने की खेती कराने के लिए। तो उसमें कुछ को ले गए थे सूरीनाम, कुछ वेस्ट इंडीज, कुछ ऑस्ट्रेलिया, उसमें क्या नाम है आपका दक्षिण अमेरिका, उसी में से कुछ कहाँ ले गए थे, फिजी में। तो फिजी में भी इंडियन नेशंस हैं, आपके जो भारतीय मूल के लोग हैं उनकी संख्या ठीक ठाक है। ठीक, तो इसको याद रखना है। तो फिजी कहाँ पर है, न्यूजीलैंड के नॉर्थ में, देख रहे होंगे ट्रिगर की तरफ, देखिए कौन सा है ये, न्यूजीलैंड के नॉर्थ में। ठीक, तो ये पूरा रीजन क्या कहलाता है, यहाँ पर कहलाता है आपका ये मेलानेशिया। मेलानेशिया में 2 चीज़ें याद रखनी, कौन सा, एक तो न्यू आपका गिनी पार्ट आता है, कौन सा वाला कंट्री, पापुआ न्यू गिनी। ठीक, और यहाँ पर आता है सोलोमन आइलैंड, और फिर आता है फिजी। ठीक, उसके बाद जो ट्रेंगुलर शेप में आपको दिख रहा है, कहाँ पर, ऊपर की तरफ हवाई नॉर्थ में, ईस्ट की तरफ ईस्टर आइलैंड, और साउथ की तरफ न्यूजीलैंड, इस वाले पूरे पार्ट को बोला जाता है पॉलीनेशिया। पॉली मीन्स बहुत सारे, मैनी। इसमें बहुत सारे वॉल्केनिक आइलैंड से, ज्वालामुखी से बने हुए छोटे छोटे कई सारे। ठीक है, इसमें आपके इंपॉर्टेंट की अगर बात करेंगे तो एक तो कुक आइलैंड इंपॉर्टेंट है। ठीक, दूसरा ईस्टर आइलैंड क्योंकि यहाँ पर इसकी बाउंड्री बनाता है, एक है टुवालू, टुवालू और टोकेलू। ठीक, तो थुकेलू नहीं पढ़ना है इसको, ठीक है, बात क्लियर। एक इसके नीचे होगा समोआ, तो समोसा नहीं पढ़ना है इसको। ठीक है, तो समोआ, टुकेलू, टुवालू, ये 3 रीजन यहाँ पर याद रखना है क्योंकि करंटली न्यूज में रहे हैं ये। ठीक है, किस कारण से, इनको फिर बाद में बात करेंगे। एक है टोंगा, तो तांगा नहीं पढ़ना है इसको। ठीक है, बात क्लियर। तो ये कुछ रीजन है, तो यहाँ पर 3 ये आइलैंड्स को भी, इनको भी ओशिनिया में कंसिडर किया जाता है। कौन कौन सा, तो इसको ही पढ़ते हैं दोबारा, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड, पापुआ न्यू गिनी। ठीक, ये वाले कंट्री बड़े हैं। इसके अलावा 3 छोटे छोटे आइलैंड ग्रुप, जिसमें आपका माइक्रोनेशिया, मेलानेशिया और पॉलिनेशिया। ठीक, तो ये था किसके बारे में, ऑस्ट्रेलिया के बारे में। बाकी हम लोग देखिए अब पढ़ेंगे, आपकी जो नेक्स्ट सेशन से शुरुआत होगी, रीजनल हम लोगों ने काफ़ी हद तक पढ़ ली ठीक से। अब जो नेक्स्ट सेशन से शुरुआत करेंगे वो हम करेंगे इंडियन से। ठीक है, इंडियन ज्योग्राफी पहली क्लास से शुरू की जाएगी। ठीक है, हाँ जी, हाँ हाँ बिल्कुल। ऑस्ट्रेलिया फेमस है किस लिए, एग्रीकल्चर के लिए। और एग्रीकल्चर में कौन सी, भेड़ों की रियरिंग के लिए। वहाँ पर माना यह जाता है कि ऑस्ट्रेलिया में लोगों से ज़्यादा भेड़ें हैं, जितनी आबादी वहाँ से उससे ज़्यादा भेड़ें हैं वहाँ पर। ठीक है, और भेड़ कौन सी है वो आप अगली क्लास में मुझे पढ़कर बताएंगे। वही वाली जो आपकी मोरक्को में